हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमने इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे। इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के तीन पिलर्स होते हैं। एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता है, इंडस्ट्री आती है, फिर उसके बाद में सर्विसेज, और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उधर कंपोजिशन बैठ जाता है ना। 100% में से जैसे 25% ये हो गया, इंडस्ट्री हो गई, और 25% एग्रीकल्चर हो गया, 50% सर्विस हो गई। अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा वैसा होता है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या देखा था कि राजस्थान इंडस्ट्रीज के मामले में एक बैकवर्ड स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ही अच्छी नहीं है। इंडस्ट्रीज कोई क्यों डालेगा, और ज्यादा इतने रिसोर्स भी नहीं है जिनकी इंडस्ट्रीज डाली जाए। और फिर बाद में हमने देखा कि भी राजस्थान में जैसे भी इंडस्ट्रियां हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। हमारा मेन ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि आकार के आधार के ऊपर इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती है, कि कितनी बड़ी आकार की इंडस्ट्री है। अब आकार में क्या आप अपनी साइज नापोगे इंडस्ट्री की, कि 25x50 है ना, 100x200 है, ऐसे करके थोड़ी नापते हैं। हम नापते थे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे, कि आपने कंपनी में कितना निवेश किया है, आपकी जो भी इंडस्ट्री है, उद्योग इकाई है, उसके अंदर कितना इन्वेस्ट किया है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किया है तो आप सूक्ष्म इंडस्ट्री के मालिक हैं, और उसका टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक जाता है तो भी आप सूक्ष्म इंडस्ट्री के क्या है, मालिक हैं। सेकंड नंबर पे लघु देखी थी, और लघु के अंदर क्या था, 1 से 10 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से तो ज्यादा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से कम होना चाहिए। इस प्रकार की इंडस्ट्रीज किसमें आएगी, लघु के अंदर। इसको 5 से गुना कर देते हैं तो 5 और 50 आता है, जो कि टर्नओवर आ गया हमारा। फिर मीडियम के लिए हमने देखा था कि 10 से 50 चाहिए, और उसको 5 से गुना कर देते तो 50 से 250 करोड़, ये आ गया टर्नओवर। टर्नओवर समझते ना क्या होता है, किसी भी कंपनी के एक साल में अर्जित किए गई धनराशि को कहते हैं टर्नओवर। मैं ये नहीं कह रहा वो प्रॉफिट है, वो टोटल इनकम एक प्रकार से उस कंपनी की उस साल में। ठीक है। फिर मैन्युफैक्चर के आधार पर, निर्माण के आधार पर हमने देखा कि मेनली हम निर्माण के आधार पर ही पढ़ेंगे यहाँ पे। वो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन किसका है, ज्योग्राफी का है। इसके प्रकार के आधार पे हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा तो खनिज उद्योग ऐसे हैं जो निर्माण के आधार पर बहुत ज्यादा है राजस्थान में। अब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करी थी हमने, इसके अंदर अलग अलग नाम देखे थे कि कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन भी एग्रीकल्चर में उग सकता है। सुगर, सुगर के लिए चाहिए गन्ना और सुगर बीट, चुकंदर, तो ये भी खेत के अंदर उग सकता है, एग्रीकल्चर के थ्रू आ सकता है। वूल यानी कि भेड़, भेड़ चाहिए हमें ऊन के लिए, वो भी एग्रीकल्चर में आती है, पशुपालन वगैरह। फिर हमने देखा डेयरी, डेयरी के बारे में, मतलब ये भी नाम लिखे हैं, इनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं अभी आज। आपने हेडिंग डाल ली होगी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसकी शुरुआत करते हैं अभी। देखो इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको, जैसे मान लो आप अपने घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते ही आपने मेन जो मार्केट वाली रोड है वो पकड़ी। अब वहां पे क्या पता आपको एक बहुत बड़ा कारखाना दिख गया, और उस कारखाने के अंदर कपड़े बनते हैं भाई। अब वो आपके गांव का है, आपको तो पता है, लेकिन मैं मान लो आपके गांव के एकदम बहुत ही दूर रहता हूं, मुझे वो पढ़ने में अजीब लगेगा कि यार ये ऐसी ऐसी नाम की तो कोई कोई कारखाना है, कोई इंडस्ट्री है, और फलाने गांव के अंदर है। बस वही बात है, आप मेरा पढ़ लो, मैं आपके एरिया का पढ़ लेता हूं। यही है, यानी कि राजस्थान के अंदर कहां कहां किस किस प्रकार के उद्योग धंधे हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉटन टेक्सटाइल से, या सूती वस्त्र उद्योग से। हेडिंग डालनी होगी आपने। इसके बारे में सबसे पहली लाइन में अगर आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग है भाई। राजस्थान में सबसे प्राचीन अगर कोई उद्योग है तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। लिख लो, ये लाइन लिख लो, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन तथा सुसंगठित उद्योग है। इट इज राजस्थान मोस्ट ओल्ड, या फिर इट इज राजस्थान ओल्डेस्ट, इट इज राजस्थान ओल्डेस्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। ठीक है। अब कच्चा माल क्या चाहिए भाई, आपको सूती वस्त्र बनाने हैं तो कच्चा माल के अंदर आपको क्या चाहिए, कपास। वैसे तो नाम भी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कपास राजस्थान में ज्यादातर कहां से आता है, ज्यादातर आएगा
हनुमानगढ़ से या तो गंगानगर से, मेन ये दो है। तो आप लिखो कच्चा माल, रॉ मटेरियल, फिर आगे लिखना कॉटन, और दूसरा लिख लो ब्रैकेट में लिख लो ज्यादातर कहां से मिलता है ये कॉटन, और हनुमानगढ़ और गंगानगर से। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम देखेंगे राजस्थान की सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल। तो आप लिखो राजस्थान फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल। जब जब मैं कहूं मेरे साथ साथ लिखो, तब तक मेरे साथ साथ ही लिख लेना, आपका भी समय बचेगा। इसका नाम है कृष्णा कॉटन मिल, जो कि पड़ती है ब्यावर के अंदर। ब्यावर अब अपने आप में एक जिला भी है भाई। इसकी स्थापना हुई थी 1889, यानी कि 188, फिर बाद में 8 की जगह 9 बोल दो भाई, 2 बार 8 बोल दिया, अब तिबारा नहीं बोलना, 3 तिगाड़े काम बिगाड़े जाते। इस प्रकार से याद कर लो। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल मिल सबसे पहली कौन सी है राजस्थान की? कृष्णा कॉटन मिल। अब इसका कोई ना कोई तो मालिक होगा, किसी ने तो खोली होगी। तो उस आदमी का नाम क्या है? उस आदमी का नाम है दामोदर दास राठी। पूछे जाते हैं भाई ऐसे प्रश्न कि राजस्थान की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कृष्णा कॉटन मिल ब्यावर के मालिक कौन है, या किसने इसकी स्थापना करी थी? तो दामोदर दास राठी। इसके साथ में एक अंग्रेज ऑफिसर और थे, जो अब तो मतलब उनका कोई रोल नहीं है, बट फिर भी लिख लो आप, एंड डिक्सन, जो भी सही स्पेलिंग है। ठीक है, डिक्सन लिख लेना भैया आप तो बस। एक चीज तो ये, अब कॉटन टेक्सटाइल मिल के अंदर क्या होगा? कॉटन से क्या बनेगा? सूती वस्त्र बनेंगे। वो सूत काटने वाली मशीन, उसको बोलते हैं करघा। क्या बोलेंगे? करघा, या इंग्लिश में इसको कहेंगे लूम, LOOM। लूंग नहीं है भाई, लूम है। ठीक है, और अगर कोई एक लूम मशीन से चले उसको तो बोलेंगे पावर लूम। कि भाई अगर कोई करघा है वो मशीन से चलता है, बटन दबाया और सूती वस्त्र बन रहे हैं दनादन दनादन, उसको बोलते हैं पावर लूम। और अगर आपको अपने हाथ से ही बनाना पड़ जाए, जैसे वो गांधी जी करते ना, गांधी जी करते थे, वो भी अपने हिसाब से जो भी करते थे वो भी हाथ से चलता था, उनका चरखा। ये लूम है यानी कि करगा है, ये अगर हाथ से चले तो इसको बोलेंगे हथकरघा। भाई इसमें क्या स्पेशल बता दिया? इंग्लिश में इसको बोलेंगे हैंडलूम। तो ये कृष्णा कॉटन मिल जो है, इसके अंदर राजस्थान में ये एक ऐसी मिल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा संचालित या फिर कार्यशील हथकरघे हैं। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान की कौन सी ऐसी मिल है जिसके अंदर सर्वाधिक कार्यशील हथकरघे हैं या फिर हैंडलूम है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? कृष्णा कॉटन मिल। ठीक है, ये वाला फैक्ट भी इसके बारे में लिख लेंगे। मैं एक सेकंड के लिए हटता हूं फ्रेम में से। मोस्ट वर्किंग या हाईएस्ट वर्किंग लिखना, या मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम वर्किंग हैंडलूम आर इन दिस मिल। इस मिल में या इस कारखाने में या मिल में सर्वाधिक सर्वाधिक हथकरघे हैं। हथकरघे हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग प्रकार की मिल देखेंगे भाई। जैसे कुछ ऐसी मिल है जो सरकार की है। सरकार की मिल के अंदर आपको कैसे जॉब मिलेगी? आप अप्लाई करोगे तब जॉब मिलेगी। कुछ एक है प्राइवेट है, जैसे आपने खोल ली, मैंने खोल ली। और कुछ एक कोऑपरेटिव वाली है, वो कोऑपरेटिव जब नाम आएगा तब बताऊंगा। एक बार के लिए हम सार्वजनिक, आप हेडिंग लगाना इसके अंदर, ए बना के लिख लो भले ही। सार्वजनिक क्षेत्र कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, CTM, है ना, क्योंकि हम कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ही देख रहे हैं, सार्वजनिक है, लिख लो, या फिर ऐसे हिंदी में लिख लो सार्वजनिक क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग इकाई, या फिर सूती वस्त्र फैक्ट्री, या फिर कारखाने, कुछ भी करके लिख लो। इंग्लिश में लिखना पब्लिक सेक्टर, CTM, पब्लिक सेक्टर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी है?
एक देखते हैं। पहली का नाम है एडवर्ड, ये बनी थी 1906 के अंदर और ये है ब्यावर के अंदर, ठीक है। दूसरी का नाम है विजयनगर, ये किसके नाम है बताता हूं, एक सेकंड रुकना। ये अजमेर में, भाई इसकी कोई तारीख वो नहीं दे रखी है। तीसरा हमारे पास में है महालक्ष्मी, ये महालक्ष्मी 1925 में खुली थी और ये कहां पे है, ब्यावर के अंदर। तो अजमेर ब्यावर, ब्यावर अजमेर ब्यावर। क्या बता रहा हूं मैं आपको, एडवर्ड नाम की एक ऐसा कारखाना है जिसके अंदर सूती वस्त्र उद्योग बनते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र की है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई भी कपड़े लेके आ सकता है, ऐसा ना। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि ये सरकार की है। और सरकार की में काम कौन कर सकते हैं, वर्कर्स, जिनको सरकार अलग अलग वैकेंसीज के थ्रू रखती है, कोई एग्जाम नहीं लगती इनकी, है ना। कि मजदूर टाइप जो सिलेक्शन होते हैं ना, जैसे मनरेगा के अंदर भी होते हैं तो इधर भी होते हैं भाई, ऐसी चीजों में। तो सार्वजनिक क्षेत्र से आपको समझ में आया कि ये एक प्रकार की गवर्नमेंट फैक्ट्री है जिसके अंदर काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं ये वाला लिख लिया था कि मेरे पीछे जो दामोदर दास राठी वाला डिक्सन वाला जो है, हमने अब देख ली है सार्वजनिक क्षेत्र वाली। दूसरी हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर वाली, या उससे पहले हम देख लेते हैं, मैं आ जाता हूं फ्रेम में। कॉपर बी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्स या कोऑपरेटिव सेक्टर, कॉटन टेक्सटाइल मिल, सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र क्या होता है, समझते हैं बात को। मान लेते हैं कि आप हैं, मैं हूं, मेरे दो एक दोस्त हैं, आपके भी कोई दोस्त हैं, ये हम इतने लोग हैं भाई, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, आपने दिया 1 करोड़ रुपए, मैंने दिए 2 करोड़ रुपए, इसने दे दिए मान लेते हैं 50 लाख रुपए, या इसने दे दिए 5 करोड़ रुपए, ऐसे करके 2 करोड़ ले लेते हैं, या 10 लाख रुपए ले लेते हैं, जैसे भी ले लिए। हम सारे लोगों ने मिलके क्या कर लिया, अपने अपने पैसे डाल दिए, और ये जितना भी टोटल हुआ और उससे कोई एक इंडस्ट्री खोल ली। उस इंडस्ट्री में जितने पैसे मेरे हैं उस हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, मेरा शेयर हो जाएगा। आपके 1 करोड़ है तो आपका उसी के हिसाब से शेयर हो जाएगा। सबसे कम शेयर किसका है, दोस्त 4 का, तो सबसे कम मतलब हिस्सा किसका हो जाएगा, इसको तो कहते हैं पार्टनरशिप। समझ में ये बात। लेकिन अगर यही चीज मैं कहूं कि एक फिक्स अमाउंट हो, हम सब लोगों ने मान लेते हैं 5 करोड़ 5 करोड़ ऐसे कर करके सब ने ये पैसे डाल दिए इसके अंदर, सबका हिस्सा एक बार के लिए तो बराबर है। अब किसी को भी जरूरत पड़े उस हिसाब से अपना हिस्सा निकलवा सकता है या ज्यादा माल ले सकता है। जैसे मान लो आपको ये हो गया कि भाई इस इंडस्ट्री में से मुझे, जैसे ये चीनी का उद्योग है मान लेते हैं, इस उद्योग में से मुझे, मेरा हिस्सा तो वैसे बनता है हर साल का 2 लाख टन चीनी, ठीक है, या फिर 2 टन चीनी मान लेते हैं, लाखों में नहीं जाते, 2 टन चीनी ही ले सकते हो आप, आपका हिस्सा तो इन जनरल यही है। लेकिन आपने क्या कर लिया, इस बार 10 टन ले लिया, तो उस हिसाब से आपके ऊपर एक ब्याज सा लगेगा और वो ब्याज आपको इस कंपनी के अंदर भरते रहना पड़ेगा। इसका फायदा क्या है, एक तो आपकी कंपनी ने ब्याज पे पैसा दे दिया एक प्रकार से, भले आपने माल ज्यादा उठा लिया तो आपकी कंपनी ने ब्याज पे पैसा दे दिया। चूंकि आप भी उस कंपनी के मालिक है तो आप कहीं भाग के तो जाओगे नहीं, और ब्याज से क्या होता है, कंपनी का ही पैसा ग्रो करेगा। धीरे धीरे करके अगर मान लो अपन सब के सब लेते हैं कुछ ना कुछ उधार, कि भी मैं मान लेते हैं मेरा भी 2 टन चीनी का हिस्सा था लेकिन मैंने इस बार 5 टन चीनी ले ली, तो उसके हिसाब से जो भी मैं कमाऊंगा उसके ऊपर जो भी ब्याज आएगा, या फिर मेरे को ऊपर जो अपनी इंडस्ट्री है अपना कारखाना है वो जो भी ब्याज लगाएगा वो मुझे चुकाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, कंपनी का क्या बढ़ेगा, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी। मान लेते हैं कि 1 5 5 25 कितने हो गए, 6 30 करोड़ की कंपनी है भाई ये अभी की तारीख में, 6 जनों के हिसाब से। लेकिन हमने क्या किया, अलग अलग टाइम पे हमने पैसे निकलवाए, ये कर लिया वो कर लिया,
साथ साथ में नेचुरली भी तो ग्रो करेगी, हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी तो बिकेगा और भी तो पैसे आएंगे उससे। ऐसे करते करते मान लेते 40 करोड़ होनी थी, लेकिन कोऑपरेटिव होने की वजह से 45 करोड़ हो गई। फायदा है ना? तो फायदा समझ में आया? इस प्रकार की चीजों को बोलते हैं कोऑपरेटिव तरीके से किसी काम को करना, कोऑपरेट करना भाई, देसी लैंग्वेज में समझे तो ऐसी कौन सी मिल्स है, अब मैं बार बार में नहीं बताऊंगा आपको कोऑपरेटिव का मतलब क्या है। ठीक है, राजस्थान के अंदर ऐसी टोटल 4 एक मिल लिखेंगे हम। पहली का नाम लिखेंगे, आप लगाना, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल। ये खुली थी 1965 के अंदर खुली थी भाई। कहां खुली थी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है भाई, लिख लो। दूसरे नंबर की क्या है? गंगानगर कोऑपरेटिव, मैं आधा लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल। ये खुली थी 1978 के अंदर। अब देखो, इंटरेस्ट एग्जामिनर को कहां पे आता है? ऐसे सवालों में आता है। अब आपको लगेगा कि गंगानगर कोऑपरेटिव मिल है, नाम में गंगानगर, तो गंगानगर तो होना ही चाहिए, लेकिन ना जी ना, ये गंगानगर के अंदर नहीं है, ये पाई जाती है हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ध्यान रख लेना भाई, गलत करते फिरोगे फिर। ध्यान में रखना, वस्त्र, ऐसे सूती वस्त्र उद्योग में एक ऐसी इंडस्ट्री देखी है जो कोऑपरेटिव है पहली चीज तो, और उसके नाम में गंगानगर है, लेकिन है कहां पे? हनुमानगढ़ में। बात समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे हैं? अगेन फिर से इत्तला कर देता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ अलग अलग जगह पे जहां जहां फैक्ट्रियां हैं उनके नाम पढ़ रहे हैं, और वो कौन से स्टेट के अंदर जो जितने भी जिले हैं कहां कहां है वो चीज देख रहे हैं। बस सिंपल सी चीज कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे एक और आती है कोऑपरेटिव मिल, जिसका नाम है गंगापुर। गंगानगर नहीं भाई, गंगापुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल। ये 1981 के अंदर बनी है। ये है भीलवाड़ा के अंदर, तो दो हो गई फिर से भीलवाड़ा के अंदर। फिर एक और है गुलाबपुरा स्पिनिंग एंड जिनिंग। ये जिनिंग क्या होता है बताता हूं अभी। मिल, जिनिंग का वैसे बेसिकली मतलब तो होता है ओटाई। अब आपको पता ही गुलाबपुरा किधर है, तो बार बार में क्या लिखूं? ओटाई मतलब क्या होता है? कपास क्या होता है? आप समझते हो कपास क्या होता है? कपास पेड़ पे उगता है भाई, है ना? उस कपास को, जो भी वो कपास के बीज जो होते हैं, उनको प्रॉपरली क्या करना? रगड़ रगड़ के उनसे कपास निकालना, उनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिनिंग। जिनिंग के बाद में अपने पास में बहुत सारा कपास है, एक प्रकार से समझो रुई का पूरा भरा हुआ थैला है, उस रुई के थैले से कपड़े के लिए तार बनाने, उस चीज को बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, समझ में आई बात? और फिर बाद में एक तीसरी प्रोसेस और भी होती है, उसको बोलते हैं वीविंग, यानी कि एक दूसरे में कपड़े के धागों को गूंथ के क्या बनाना? कपड़ा बनाना। स्पिनिंग, जिनिंग एंड वीविंग करके 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले जिनिंग होगी, फिर उसके बाद में स्पिनिंग होगी, फिर उसके बाद में वीविंग होगी। मेरे को आपको ना तो दर्जी बनाना है, ना ही किसी इंडस्ट्री का वर्कर बनाना है, समझाना है जो समझ गए हो आप। ठीक है, अब फिर क्या किया कि ये इनको पता चला कि यार अपन तो सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो एक तरीके से, तो क्यों ना करके हम भी एक चारों का, तीनों चारों का मिला के कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले, जो सबकी क्या हो जाएगी? फेडरेशन हो जाएगी, यूनियन हो जाएगी। ऐसे समझो, ये ऊपर वाली जो है एक, उसमें अलग कोऑपरेशन है, अलग अलग लोगों का कोऑपरेशन है। सेकंड वाली में अलग अलग लोगों का है, थर्ड वाली में अलग अलग लोगों का है, चौथी में अलग अलग का है। अब इन चारों ग्रुप्स ने क्या कर लिया? ऐसे दिमाग लगा लिया कि हम 4 ग्रुप्स मिलके भी एक सहकारी कंपनी खोल ले, एक यूनियन खोल ले। तो उस यूनियन का नाम क्या है? उस यूनियन का नाम है स्पिनफेड। तो आप इसी में हेडिंग लगाना एक छोटी सी, स्पिन, FED, स्पिनफेड। ठीक है, स्पिनफेड क्या है? इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले तो। फुल फॉर्म में देखो बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसमें नाम में नहीं है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव, इसका तो कोई अर्थ लिया ही नहीं है स्पिनफेड नाम में, कहीं भी RSC ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है,
सीधा है स्पिनिंग, तो स्पिनिंग का तो स्पिन ले लिया इन्होंने, एंड जिनिंग का कुछ ही नहीं लिया, मिल्स का भी कुछ ही लिया कुछ ही नहीं लिया, फेडरेशन का FED ले लिया। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, याद रखो तो ठीक है, वरना ये लास्ट का सा फेडरेशन याद रख लेना और कोऑपरेटिव स्पिनिंग जिनिंग ऐसे करके थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। ये खुलती है 1 अप्रैल 1993 में। समझ में आई बात? इन चारों लोगों ने, 4 ग्रुप्स ने क्या डिसाइड किया कि हम चारों मिलके भी एक सुपर कोऑपरेटिव यूनियन बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारे चारों ग्रुप्स के क्या रहेंगे, हित इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, इसके बारे में एक सिंपल सी लाइन लिख लो खाली स्पिन फेड के बारे में। यह है राजस्थान की सभी सहकारी उद्योग इकाइयों की, यह राजस्थान की सभी सहकारी उद्योग इकाइयों की फेडरेशन या फिर यूनियन है, फेडरेशन या फिर यूनियन है। सहकारी कॉटन टेक्सटाइल मिल जरूर लिखना, ऐसे सारी सहकारी कर दोगे आप, कॉटन टेक्सटाइल मिल इंग्लिश में, या फिर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। यह राजस्थान में पाए जाने वाली सभी सहकारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की फेडरेशन है या यूनियन है, ऑब्लिक करके यूनियन भी लिख लो। इंग्लिश में लिखना, इट इज द फेडरेशन एंड यूनियन या फेडरेशन ऑब्लिक यूनियन ऑफ ऑल द कोऑपरेटिव कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन राजस्थान। ठीक है, अब मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और समझाऊं आपको कि गंगापुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल को 50 करोड़ की जरूरत है, मान लेते हैं, तो ये ले लेगी किससे, स्पिन फेड से ले लेगी। इससे स्पिन फेड के क्या फायदा है, स्पिन फेड को ब्याज मिलेगा, स्पिन फेड ग्रो करेगी। आप लोगों ने देखा नहीं क्या, ऐसे कई लोग होते हैं कॉमन कंपनी में काम करते हैं, मैंने अक्सर सुना हुआ भी, मेरे एक दोस्त की जानकारी में है भी, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप के अंदर 10 लोग इन्वॉल्व है, अब वो 10 लोग अपनी सैलरी का हर बार 10-10 हजार रुपए किसमें इकट्ठा कराते हैं, उस ग्रुप के अंदर इकट्ठा कराते हैं। 1 लाख रुपए आ गए, अब 1 लाख रुपए में से मान लेते हैं मैं भी उस ग्रुप में हूं, मुझे 25-1 हजार रुपए की जरूरत थी और मेरी सैलरी हो गई खत्म, तो मैं उस व्हाट्सएप वाले ग्रुप में बोल दूंगा कि भाई मैं 25 हजार निकलवा रहा हूं, और उसके ऊपर जो भी फिक्स्ड ब्याज लगेगा मुझ पे वो लग जाएगा, और 1 महीने बाद में जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं 25 हजार की जगह मान लेते हैं 35 हजार जमा करा दिए, तो उससे क्या हुआ, जो हमारी कंपनी है छोटी मोटी, जो सहकारी जो ग्रुप है, वो ग्रो नहीं हुआ क्या, उसमें पहले तो 1 ही लाख रुपए थे, फिर नेक्स्ट मंथ एक और 1 लाख आ जाएंगे, प्लस मैं जो ब्याज दे रहा हूं 10 हजार रुपए वो और आ गए, यानी कि 2,10,000 की हो गई है वो कंपनी, जो कि कितने की रह जाती, 2 लाख की रह जाती अगर मैं कुछ नहीं लेता तो। समझ में आ रहा फायदा नुकसान, ये बात है। ठीक है भाई, इसके बाद में हम कुछ एक नाम लिखेंगे, एक चीज तो आप यहीं पे लिख लो ऊपर कहीं पे, एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहां पे आपने लिखा है ना, प्राचीन सुसंगठित उद्योग, इसके आगे एक छोटी सी लाइन और लिख लो, बीच बीच में कहां घुसाओगे, कृषि आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, कृषि आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, यानी कि ऊपर जो हमने ये 7-8 लिखे ना नाम, उसमें सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही है। कृषि आधारित में सबसे ज्यादा कौन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और वैसे मैन्युफैक्चर के आधार पे सबसे ज्यादा कौन से, खनिज वाली। इंग्लिश में लिखना, लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो बेस्ड, या फिर लार्जेस्ट इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड, लार्जेस्ट इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड। ठीक है, अब कुछ एक जनरल फैक्ट्स लिखेंगे जिनके नाम लिखेंगे, खाली कुछ नाम लिखने हैं, अदर फैक्ट्स लिखना है इसमें, अदर फैक्ट्स। देखो एक तो ये बड़ा आएगा इंडस्ट्रीज के अंदर, एक दूसरा बड़ा आएगा चीनी का उद्योग, वो भी इंपॉर्टेंट है, एक तीसरा आएगा सीमेंट का उद्योग। इसके अलावा और जितने भी हैं वो बहुत बड़े बड़े तो नहीं है, लेकिन उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अदर फैक्ट्स में आप लिखेंगे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं,
मैनचेस्टर सिटी किधर है पता है क्या आपको? उधर भी कपड़े बनते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। और आपने देखा ही होगा ऊपर ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो भीलवाड़ा के अंदर ही है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, आप ये पहले तो लिखो, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान या राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। लिख लिया? पॉज करके लिख लो भले, एक लाइन बोलता हूं वो लिखना। केंद्र सरकार ने 2009 में भीलवाड़ा को, ब्रैकेट में लिख लेना है ना, भीलवाड़ा को क्लोथ एक्सपोर्टिंग, इंग्लिश वाले लिखना, क्लोथ एक्सपोर्टिंग। अच्छा पहले हिंदी वालों को लिखा रहा था ना, तो हिंदी वाले लिखो पहले। केंद्र सरकार ने 2009 में भीलवाड़ा को कपड़ा निर्यातक, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात ही होता ना, निर्यातक सिटी का दर्जा दिया था भाई, कि भाई हमारे लिए राजस्थान की भीलवाड़ा सबसे ज्यादा कपड़े एक प्रकार से निर्यात करती है, तो क्लोथ एक्सपोर्टिंग सिटी है। इंग्लिश में लिखना, इन 2009 सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड भीलवाड़ा एज क्लोथ एक्सपोर्टिंग सिटी, ठीक है। वैसे तो आप कर ही दोगे, भीलवाड़ा के अंदर ही मिलेंगे ज्यादातर कपड़े। भीलवाड़ा के अंदर एक यार्न बैंक भी है भाई। यार्न बैंक क्या होती है? जहां पे सूती वस्त्र जो होते हैं ना, उनके धागे मिलते हैं भाई, रेशे एक प्रकार से, उसकी बैंक भी है भीलवाड़ा में। यार्न बैंक भी है, यार्न बैंक इज ऑल्सो इन भीलवाड़ा। फिर राइजिंग मैनचेस्टर कौन सा है? कि भाई जैसे बोलते हैं कि विराट कोहली है, उसको किंग बोलते हैं क्रिकेट का, कि भाई ही इज द किंग। तो उसके बाद में नेक्स्ट कौन किंग बनेगा? तो किंग से नीचे जो होता है उसको प्रिंस बोलते हैं। तो जैसे शुभमन गिल को प्रिंस बोलते हैं कि भाई फ्यूचर में ऐसा माना जाता है कि विराट कोहली जैसा ही किंग बनेगा, है ना। वैसे ही भीलवाड़ा जो है वो ऑलरेडी मैनचेस्टर है राजस्थान का। तो कौन सा ऐसा जो भीलवाड़ा के बाद में ऐसा मैनचेस्टर बन सकता है? तो राइजिंग मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान लिखो भाई, राजस्थान का राइजिंग मैनचेस्टर ऐसे लिखना, और उसका नाम लिख लो भिवाड़ी। तो भी वाले ये दोनों के दोनों, ये अलवर के अंदर पड़ेगा भाई, भिवाड़ी। देखो मुंबई का भी इसमें सूती वस्त्र उद्योग के अंदर बढ़िया नाम है। तो राजस्थान के लिए मिनी मुंबई किसको कहते हैं? मिनी मुंबई ऑफ राजस्थान, ये कौन है भाई? तो ये है पाली। पाली को क्या कहते हैं? मिनी मुंबई। फिर कुछ एक नाम वो लिखेंगे। राजस्थान का पहला, राजस्थान फर्स्ट हाई टेक टेक्सटाइल पार्क, ये है सिलोरा किशनगढ़ के अंदर। मैं बताता हूं क्या होता है ये, तब तक आप एक सेकंड के लिए लिखो, एक बार के लिए रुको, मैं बताता हूं। हाँ भाई, तो हमने क्या लिखा है, ये राजस्थान की फर्स्ट हाई टेक टेक्सटाइल पार्क। देखो पार्क्स क्या होते हैं? पार्क किसको बोलते हैं? एक प्रकार से उद्यान को बोलते हैं। मान लेते हैं कोई गार्डन, उस गार्डन के अंदर घूमने के लिए पेड़ पौधे भी हैं नॉर्मली, उसके अंदर हमने बहुत सारे कमरे बना दिए यार। समझना इस बात को, सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर समझाना चाहूं तो उसके अंदर मैंने क्या रख दिए, सूती वस्त्र बनाने के लिए एकदम बढ़िया से बढ़िया प्रीमियम मशीनें। उसके अंदर प्रोडक्शन भी होता है नो डाउट, घूमने के लिए नहीं, ऐसे नॉर्मली नहीं घूमते हैं कि भाई आप चले गए मॉर्निंग वॉक करने के लिए, जबरदस्ती वहां पे जाने का टाइम भी दिया जाता है, छूट भी दी जाती है, डिपेंड करता है कि भाई छूट कितनी मिलती है कितनी नहीं। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है वो समझिए। यहाँ पे महंगी महंगी मशीनें पड़ी हैं और उससे कपड़े बनते हैं बढ़िया बढ़िया। ये क्या करता है, एक तो उद्यमियों को आकर्षित करता है। जैसे मान लेते हैं आपको इंडस्ट्री खोलनी है, तो आप यहाँ पे जाके देख लीजिए ना कि कैसे कैसे तो काम होता है और आपको कितने पैसे लगेंगे, वो चीज समझ के आ जाइए। और फिर सरकार को ऑर्डर दे दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे मंगाना है। तो हाई टेक ऐसे पार्क्स होते हैं जिसके अंदर काम भी होता है, आप भी जा सकते हो, और उधर से ऊपर से बाहर से भी कोई आता है तो उसको भी घुमाने फिराने के लिए, हमारे जो नेता लोग जो होते हैं ना, उनको घुमाने के लिए बढ़िया ये स्पॉट्स भी होते हैं कि भाई देखो हमारे भी यहाँ पे हाई टेक मशीनें लगी हुई है।
अलग अलग चीजों की हो सकती है पार्क्स, तो आगे ध्यान रखना और भी पार्क आएंगे कई कई चीजों के, उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं, है ना। बाकी पार्क बनाए जाते हैं थोड़ा बहुत तो पर्यटन, बाकी यहाँ की हेरिटेज हो गई या फिर कोई उद्देश्य हो जाता है वो फुलफिल किया जाता है उसमें, किसी भी प्रकार का उद्देश्य हो फिर वो। तो ये किधर है, सिलोरा किशनगढ़ के अंदर है। वैसे नाम में भी देखो सूती वस्त्र के अंदर सीलना आ रहा है, दर्जी सिलता है ना, तो इस हिसाब से ध्यान रख लेना, छोटी मोटी ट्रिक खुद बनाया करो भाई। अब एक और लिखो, इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का, राजस्थान का नहीं, इंडियाज फर्स्ट पावरलूम सेंटर, अभी पीछे नाम आया था हैंडलूम, वैसे ही पावरलूम सेंटर। इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी ये लिखना, इंडिया का या भारत का पहला पावरलूम केंद्र, केंद्र या फिर सेंटर किशनगढ़। समझ में है ना पावरलूम क्या होता है भाई, ऐसे करघे जो पावर से चलते हैं, बिजली की पावर से चलते हैं, हाथ से नहीं चलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो एक सेकंड और रुक जाओ। अब आगे कुछ एक नाम और है वो भी लिख लो। अब एक छोटी सी हेडिंग लगाना इसी पॉइंट के अंदर, अन्य अन्य मुख्य मिल्स, अदर इंपॉर्टेंट मिल्स, अदर इंपॉर्टेंट मिल्स। उसमें से एक इंपॉर्टेंट मिल, ऐसे तो बहुत है, बहुत सारी पूछेगा क्या एग्जामिनर आपसे। शार्दुल टेक्सटाइल मिल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आजादी से पहले बनी थी भाई, श्री गंगानगर में 1946 के अंदर बनी थी। इसके बाद में एक और आती है आदित्य, आदित्य मिल लिमिटेड, एलटीडी लिखते हैं लिमिटेड को, ये किशनगढ़ के अंदर ही है, अजमेर। इसके लिए लिखना राजस्थान, राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट हाईटेक मिल लिख लो, इंडस्ट्री मत लिखना, मिल। राजस्थान की दूसरी बड़ी अत्याधुनिक तकनीक वाली मिल, तकनीक वाली मिल। समझ में आ रहा है किशनगढ़ को कितना वो दे रखा है इंपॉर्टेंस इस चीज में। फिर एक मिल का नाम लिखना महाराजा उम्मेद सिंह, सिंह या सिंह, ये पाली के अंदर है, नाम तो पाली के अंदर है, लेकिन ये 1939 में बनी थी, ठीक है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है, राजस्थान की सबसे बड़ी सीटीएम कॉटन टेक्सटाइल मिल या फिर सूती वस्त्र उद्योग की मिल, राजस्थान की सबसे बड़ी, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, पाली यानी कि पहली पहली फर्स्ट रैंक इसकी आई है भाई, और 1939 के अंदर बनी है, ठीक है। और ये महाराजा, और उम्मीद भी किससे लगा सकते हैं, सबसे बड़ा होने की उम्मीद तो उम्मीद से लगाओ भाई, और किससे लगाओगे। तो इस प्रकार से रटने के लिए एक छोटी सी लोकल ट्रिक बना ली। फिर एक आदमी है माणिक्य लाल वर्मा, जो कि हमने डिस्कस किया है किसमें, किसान आंदोलन में, माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, सॉरी इंडस्ट्री नहीं, यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूट है जहां पे टेक्सटाइल के लिए सिखाया जाता है भाई, ये है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है भाई। फिर उसके अलावा एक और है मॉडर्न ग्रुप मिल्स, इसका नाम हिंदी में भी यही है, मॉडर्न ग्रुप मिल्स। ये रायला के अंदर है, रायला, ये भी भीलवाड़ा में पड़ता है। मैं समझाऊंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सोच रहे होगे कि यार पता नहीं ये क्या टॉपिक आ गया आज। फिर नेक्स्ट लिख लो पोद्दार स्पिनिंग मिल, पोद्दार स्पिनिंग मिल, ये है जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर उसके अलावा चलो ठीक है, इतना ही है। एक ना एक नारा है छोटा सा, वो लिख लो, कपास उगाओ खुशहाली पाओ। लो भाई, कपास देख के ऐसे खुशहाली होती है क्या, कपास एक कैश क्रॉप है भाई, हम वो देखेंगे ना एग्रीकल्चर,
पैसा है पैसा, वो अक्षय कुमार का मीम नहीं है क्या, हेरा फेरी वाला, पैसा ही पैसा होगा। इसको देख के अपने आप ही खुशी आएगी। पैसे को देख के किसको खुशी नहीं होती है। इसके बारे में लिखो, यह अभियान भाई, एक यह अभियान धनोदी, देखो नाम में भी धन आ रहा है, कैश क्रॉप है भाई ये, धनोदी झालावाड़ में चलाया गया था। दिस अभियान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देख लेना आप भैया ना, अभियान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वैसे। दिस इवेंट लिख लो एक बार के लिए, तो इंग्लिश में जरूर चेक करना अभियान को, या फिर मैं ही चेक कर लेता हूं अभियान को। यह अभियान, दिस, तो डैश छोड़ देना अभियान के बारे में, एक ही बार निकल जाता है दिमाग से। हिंदी वाला इंग्लिश में याद नहीं आता, इंग्लिश वाला हिंदी में नहीं याद आता। कैंपेन, बिल्कुल। तो दिस कैंपेन was run in धनोदी झालावाड़, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या हो गया, कॉटन टेक्सटाइल मिल की बातें, ठीक है भाई। एक सेकंड के लिए मैं हटूंगा और आपको सारा का सारा जल्दी से बता देता हूं, एक एक में बताऊंगा, बाकी आप अगले अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है हमें। हम देख रहे हैं भाई कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर क्या सीन है इनका, कि ये सबसे प्राचीन सुसंगठित उद्योग है, सबसे बड़ा भी यही है ना। कच्चा माल इसके लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए। अच्छा भाई, कोई स्पेशल बात नहीं बताई सर ने। पहली ऐसी कौन सी कारखाना है या मिल है जो इससे रिगार्डिंग खुली थी, तो उसका नाम है कृष्णा कॉटन मिल ब्यावर। यानी कि इससे पहले कभी भी राजस्थान के अंदर कोई सूती वस्त्र उद्योग की कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई कारखाना नहीं था, कोई दुकान नहीं थी। ऐसे समझ लो कि आपके गांव में जो पहली बार हलवाई की दुकान खुली थी, वो पहली हलवाई की दुकान है, उसके बाद 1000 खुल जाए भले। वैसे ही सूती वस्त्र उद्योग के मामले में सबसे पहले ये वाली, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कौन सी है, एडवर्ड, विजयनगर और महालक्ष्मी, 3 है। इनके ईयर लिखे हैं और वो क्या क्या है वो लिखा है। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर 4 है अलग अलग, प्लीज आप सीरियसली लेना। गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल जो है, गंगानगर के अंदर नहीं है, हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर हमने स्पिन फेड के बारे में देखा, स्पिन फेड क्या होता है, तो स्पिन फेड ये होता है जो बताया था। फिर हमने अदर फैक्ट्स के अंदर क्या देखा कि मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किसको कहते हैं, राइजिंग मैनचेस्टर कौन है, या मिनी पाली मतलब मिनी मुंबई कौन है राजस्थान के केस में, या राजस्थान की फर्स्ट हाई टेक टेक्सटाइल पार्क किधर है, सिलोरा किशनगढ़ के अंदर, और इंडिया फर्स्ट पावरलूम सेंटर किधर है, किशनगढ़ के अंदर है। ऐसी कुछ एक बातें हमने करी। फिर उसके बाद में हमने कुछ और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वो देखी, मिल्स देखी अलग अलग जगह पे। सबसे बड़ी उम्मेद सिंह वाली है। तो ये समझ में आया कि आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना भाई। अब हम आगे देख लेते हैं सेकंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका नाम क्या है, शुगर मिल। तो आप भी लिखेंगे, एक सेकंड रुको ना भाई, शुगर मिल, बी नंबर की हेडिंग लगाना भाई, बी, शुगर इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब हम दूसरी देखेंगे, इसका कच्चा माल क्या हो सकता है, कच्चा माल लिखेंगे, या तो शुगर केन चाहिए, मेन भाई सबसे ज्यादा चीनी जो बनती है शुगर केन से ही बनती है, गन्ने से, या फिर बन सकती है बीट रूट से भी, चुकंदर। समझ में आया क्या आपको मेरी बात। इससे हम क्या बनाएंगे, चीनी बनाएंगे। हमें बनाने का तरीका नहीं सीखना है, हमको अगेन इंडस्ट्री खोलनी नहीं है, पढ़नी है कहां पे कैसी कैसी है। तो आप लिखना स्टार्ट करिए, राजस्थान में कुल 4 शुगर मिल है। राजस्थान में कुल देयर आर टोटल 4 शुगर मिल्स इन राजस्थान। पहली शुगर मिल का नाम क्या है, मेवाड़ शुगर मिल। ये भोपाल सागर के अंदर है, भोपाल सागर पड़ता है चित्तौड़ के अंदर, ठीक है, भोपाल सागर चित्तौड़, ठीक है भाई। ये स्पेशल क्यों है, पहली बात तो 4 ये चारों पढ़ेंगे। यह राजस्थान की फर्स्ट शुगर मिल है, इट इज राजस्थान फर्स्ट शुगर मिल।
और बनी कब थी? 1932 के अंदर। और ये प्राइवेट भाई, ये भी लिख लेना, प्राइवेट, सार्वजनिक नहीं है, प्राइवेट, किसी की निजी है भाई। दूसरी का नाम क्या है? उदयपुर शुगर मिल। पूरा लिखना आप, उदयपुर शुगर मिल। ये 1976 के अंदर खुली है भाई, ठीक है। फिर तीसरी हमारे पास में आती है गंगानगर शुगर मिल। गंगानगर, देखो ऊपर गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल देखी थी, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। ये है गंगानगर शुगर मिल। ये हनुमानगढ़ में नहीं है, ये श्री गंगानगर में ही है। और गांव कौन सा है? कमीनपुरा। पूरा का पूरा ही कमीन है ना? कमीन गाली होता है क्या भाई? ये 1900, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखेंगे। 1937 के अंदर बनी थी। आप भी जबरदस्ती के पन्ने मत बढ़ाओ, ऐसे लिख लो। 1937 में तो प्राइवेट थी, उसके बाद में 1956 में हो गई सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर। ऐसे कैसे लिख लो, 1937 में तो प्राइवेट है और 1956 के अंदर ये क्या हो गई? सार्वजनिक या फिर पब्लिक सेक्टर वाली। और क्या क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में एक चीज और लिख ला, 1968 में, 1968 में इसमें गन्ने के अलावा, गन्ने के अलावा चुकंदर से भी, चुकंदर या फिर बीट रूट से भी चीनी का निर्माण किया गया था। एग्जाम में बहुत बहुत बार घिसा पिटा हुआ ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी शुगर मिल है जिससे चुकंदर से चीनी बनाई जाती है? तो गंगानगर शुगर मिल पूछा जाएगा, है ना? दोबारा पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये दो फैक्ट हो गए इसके बारे में। अब इसके अंदर कुछ और काम भी होते हैं, इस गंगानगर शुगर मिल के अंदर सिर्फ चीनी नहीं बनती, और काम भी करती है भैया। तो इसके अदर वेंचर्स लिख लो, अदर वेंचर्स, अन्य उपक्रम, अन्य उपक्रम, ठीक है। कौन से अन्य उपक्रम है? सबसे पहला इसका एक उपक्रम है कंट्री लिकर बनाना, ब्रांड भाई, लिकर का ब्रांड है कंट्री लिकर, ये लिखना आपको, इंग्लिश वालों को भी हिंदी वालों को भी। दूसरा ये बनाते हैं हेरिटेज लिकर। हेरिटेज का मतलब विरासत एक तरीके से, यानी कि राजस्थानी टेस्ट के लिए हेरिटेज लिकर नाम से इन्होंने जयपुर के अंदर खोल रखा है अपना एक कारखाना या इंडस्ट्री, जिसके अंदर ये हेरिटेज लिकर नाम से क्या बनती है? लिकर बनती है भाई। लिकर किसको बोलते हैं? शराब को, ठीक है। पीनी नहीं है, पढ़नी है बस खाली। पढ़ेंगे ना भाई आप? ठीक है। तीसरा लिखना, तीसरा भी ये काम क्या करते हैं, इन्होंने सोचा कि यार अपन लिकर तो बनाते हैं ही हैं, शराब से ही क्या बनता है? अल्कोहल से ही क्या बनता है? सैनिटाइजर बनता है। कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर की काफी डिमांड बढ़ी थी, तब इन्होंने सोचा कि हम सैनिटाइजर भी बना लेते हैं। सही में रियल बात है ये। तो इन्होंने फिर सैनिटाइजर भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी एक सैनिटाइजर इंडस्ट्री भी है, सैनिटाइजर मिल कह दो, सैनिटाइजर इंडस्ट्री कह दो। चौथा काम और करते हैं ये कि यार और किसी से ग्लास क्यों मांगे, और किसी से बोतलें क्यों मांगे, खुद ही बना लेते हैं भाई अपने जो लिकर वाले सामान उनके लिए बोतलें। तो ये बनाते हैं हाई टेक प्रिसीजन। हिंदी वाले भी यही लिखना पूरा नाम, हाई टेक प्रिसीजन, ऐसे कहते उतार लो, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। बम्बुड़े आ गया भाई काफी दिनों बाद। ग्लास फैक्ट्री ये किधर है? धौलपुर के अंदर। समझ में आया कि बात मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? सिंपल सी शुगर मिल पढ़ा रहा था, चीनी उद्योग। उसके अंदर एक गंगानगर शुगर मिल नाम की शुगर मिल आई, जिसने और भी अलग अलग वेंचर करे। कंट्री लिकर बनाती है, हेरिटेज लिकर बनाती है, सैनिटाइजर बनाती है, और क्या बनाती है? हाई टेक प्रिसीजन ग्लास बनाती है, ठीक है। ये इसके काम है। फिर चौथे नंबर पे एक और लिख लो, इसका नाम है केशव राय पाटन। केशव राय पाटन या केशव राय पाटन, केशव राय पाटन के अंदर भी है शुगर मिल।
ये केशवरायपट्टनम पड़ता है बूंदी के अंदर। 1965 में तो खुली थी, ये फर्स्ट कोऑपरेटिव है, यानी कि सहकारी चीनी की क्या है, ये मिल है। ये बातें हो गई जितनी भी है इसके बारे में, शुगर मिल के बारे में। जैसे हमने 2 नंबर पे शुगर मिल देखा है ना बी लगा के, वैसे ही सी लगाओ। अब आप आज देखो लंबी क्लास खींचते हैं, सी लगाना, खींच देगा लंबी क्लास, खींच ही देता हूं। पूछना क्या है, वूल इंडस्ट्री। देखो वूल इंडस्ट्री क्या है, वूल का मतलब ऊन उद्योग, ऊन उद्योग। ये होते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, एक तो होता है ऊन, एक होता है उन। उन मतलब वह है ना एक प्रकार से, तो ऊन उन सुनने में एक जैसे से लगते हैं लेकिन डिफरेंट अलग अलग मीनिंग है। खैर छोड़ो, आपकी एग्जाम के अंदर वो नहीं आएगा ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हो क्या आप? कॉलेज व्याख्याता हूं। देखिए ऊन उद्योग के अंदर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है ऊन किधर बनता है। इंडिया के अंदर मैं कहूं अगर सबसे ज्यादा ऊन कहीं पे बनता है तो वो है हमारा राजस्थान। हमारो राजस्थान ऊन बनाता है, मिट्टी नहीं है, ऊन भी है यहाँ पे। तो लिखना भारत में सबसे ज्यादा ऊन राजस्थान में बनता है, तथा दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। राजस्थान में बनता है तथा दूसरे नंबर पर कौन है, जम्मू कश्मीर। लिख लो, इन इंडिया राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन मेकिंग वूल एंड जम्मू कश्मीर इज सेकेंड। ठीक है क्या भाई? ठीक है भाई, आप जो बता रहे हो वो ठीक ही ठीक है। तो जहां पे राजस्थान लिखा है उसके आगे लिख लेना 47.98%। लगभग 48% इंडिया के अंदर जो ऊन बनता है ना उसके अंदर रोल किसका है, राजस्थान का, ये समझाना चाह। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर में बनता है। मैक्सिमम वूल इज प्रोड्यूस्ड इन जोधपुर इन राजस्थान। समझ में आई बात आपको? तो लिख लो ये भी चीज। अब हम कहां कहां पे अलग अलग वूल से रिलेटेड, यानी वूल यानी कि ऊन से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो बोली कम है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम ज्यादा है। एक है सेंट्रल वूल बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बोर्ड ही बना दिया भाई। ये पड़ता है जोधपुर के अंदर। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल सी बातें ही होती है एक प्रकार से। ये क्या है, एक विभाग है, बोर्ड बना दिया, किसका है, सेंट्रल वूल का। मतलब वूल का बोर्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए सेंट्रल वूल बोर्ड। देखते नहीं हो क्या आप अपने एरिया के अंदर कोई सरकारी कार्यालय हो गया, ऐसी जगह, वो चीजें जो हम किताबों के अंदर पढ़ रहे हैं, परेशान नहीं होना इनके बारे में। फिर दूसरे नंबर पे लिखना वूल मार्केट, या फिर इसको कहेंगे ऊन मंडी। हिंदी वाले ऊन मंडी लिख लो भाई, ये बीकानेर के अंदर है। ये एशिया का सबसे बड़ा वूल मार्केट है। एशिया में सबसे बड़ी अगर वूल मंडी है या ऊन मंडी है तो वो बीकानेर वाली है। लिख लो इसके ब्रैकेट में, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशियाज बिगेस्ट वूल मार्केट बीकानेर के अंदर है भाई। बीकानेर छोटी मोटी जगह नहीं है। अगर बीकानेर में ये है तो स्टेट वूल मिल भी बना दो। राज्य सरकार ने ये मैं आपको याद कराने का तरीका बताऊंगा, पहले तो आप लिखो जो जो चीज बता रहा हूं। एक स्टेट वूल मिल है, ये है बीकानेर के अंदर। मेरा काम ये नहीं कि कंटेंट दे दिया या पब्लिसिटी कर दी, ये कर दिया, मैं आपको याद भी कराने की कोशिश करता हूं जितना मुझसे बन पड़ता उतना, और थोड़ा बहुत आप पे भी छोड़ता हूं भाई। चौथे नंबर पे है वूल टेस्टिंग लेबोरेटरी, वूल टेस्टिंग लेबोरेटरी। ये किधर है, ये भी बीकानेर में है वायर। फिर एक आता है
कारपेट, एक सेकंड रुकना यार। हाँ भाई, हम लिख रहे थे कारपेट, कारपेट ट्रेनिंग सेंटर। ये किधर पड़ता है? ये भी बीकानेर के अंदर है। कारपेट का मतलब गलीचा, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी वाले लिख सकते हैं गलीचा प्रशिक्षण केंद्र। कारपेट, कालीन भैया बनाएंगे भैया आपको बीकानेर के अंदर। फिर उसके बाद में वूल ट्रेनिंग सेंटर, ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पे है? ये जयपुर के अंदर है। अब देखो बहुत सारे हो गए, आपको याद कैसे करने हैं मैं करवा दूंगा, टेंशन ही क्यों लेते हो। मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा ऊन बनता है। तो लॉजिकली सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो अट्रैक्ट किससे होगी? जोधपुर से ही होगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, जोधपुर को चुना अपना सेंट्रल वूल बोर्ड। उनको वूल बोर्ड बनाना होगा तो जोधपुर को क्यों चुना? लॉजिकली समझाया तो अब आपको याद रह जाएगा, आप नहीं भूलोगे। फिर वूल मार्केट किधर बनाई भाई? वूल बोर्ड बना दिया बहुत सारा, मतलब जोधपुर के अंदर इतना वूल बन रहा है, इतना वूल बन रहा है, जगह ही नहीं है। तो जोधपुर के थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, बीकानेर के अंदर बना दिया। बीकानेर के अंदर ऊन मंडी बन गई। अब एक बार लॉजिक लगा दिया ना, अब आगे का काम मैं अपने आप करवा दूंगा। जब वूल मार्केट यहां पे है तो राज्य की वूल मिल भी तो यही बनेगी जहां पे मार्केट है। उसके अगर पास में मिल हो तो आने जाने का रास्ता कम से कम पड़ेगा, मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी माल लेके आ जाओगे। जैसे मान लेते हैं आप कोई केक की दुकान खोलते हो, केक बनाते हो आप अपने कारखाने के अंदर और बेचते हो दुकान के अंदर। अगर दुकान और कारखाना एकदम पास पास में होंगे तो आप जल्दी से जल्दी केक बनाओगे और जो कस्टमर रहेगा उसको पकड़ा दोगे। ऐसे थोड़ी करोगे। बीकानेर में तो आपका दुकान है और आपका केक बनाने का कारखाना कहाँ है? सीकर के अंदर है। तो सीकर के फोन करोगे कि भाई केक बना दो और केक लेके आ रहे हैं सीकर से। मैं रटा रहा हूं आपको खाली, है ना। तो ये ऐसी चीज खाली आपको ही ध्यान रखनी, किसी को बतानी नहीं। सेंट्रल वूल बोर्ड जोधपुर में क्यों है? क्योंकि उधर सबसे ज्यादा ऊन बनता है। फिर उसके बाद में इतना ऊन बना, इतना ऊन बना कि जगह नहीं है तो मार्केट कहाँ खोले, मंडी कहाँ खोले? तो बीकानेर में खोल लिया भाई। बीकानेर के अंदर ही मार्केट खोला है तो वहीं पे मिल खोल लो, फैक्ट्री भी वहीं खोल लो। चलो भाई फैक्ट्री खोल ली। अब फैक्ट्री के अंदर ऊन क्या डायरेक्ट ऐसे ही बना दोगे? टेस्टिंग नहीं करोगे क्या? तो टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी भी यहीं रख लो ताकि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हाथ में आ जाए। तो वूल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी बीकानेर के अंदर है। फिर ये कारपेट वाला हटाओ, ये कोई ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद में वूल ट्रेनिंग सेंटर। अब यानी कि जयपुर वाले चिढ़ गए कि यार हम तो राजस्थान का क्या है, कैपिटल है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हम भी ट्रेनिंग लेंगे वूल की। वूल की ट्रेनिंग लेंगे और फिर बीकानेर जोधपुर इनको पीछे छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से याद रख लो वूल का ट्रेनिंग सेंटर किधर है? जयपुर के अंदर है। कर लोगे मुझे लगता है याद इतना। अब इससे ज्यादा मैं क्या आपको चमचियों से खिलाऊं पकड़ पकड़ के? ठीक है भाई। एक लिखो सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च सेंटर। केंद्रीय केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन, ऊन ना ऊंट मत लिख देना, ऊन अनुसंधान केंद्र। ये कहां पे पड़ता है? अविकानगर टोंक के अंदर। अविकानगर की भी भेड़े हैं, काफी फेमस है भाई। सेंट्रल की बात नहीं करूं तो मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट लिख लो। राज्य शीप, मतलब सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च सेंटर, या फिर हिंदी में क्या लिखेंगे? राज्य भेड़ तथा ऊन अनुसंधान केंद्र। ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है फतेहपुर सीकर के अंदर। हवेलियों के लिए भी बहुत फेमस है फतेहपुर, फतेहपुर सीकर। कृष्ण और उसकी 16 रानियां, 32 रानियां, कितनी रानी है जिसकी पेंटिंग फतेहपुर के अंदर है? बता सकते हैं आप मुझे? अब देखो ऊन के अंदर सबसे बेस्ट भेड़ कौन सी है? चोकला नाम की भेड़ है, उसका ऊन सबसे बेस्ट होता है। लिखना आप, चोकला भेड़ का ऊन सबसे सर्वाधिक उत्तम ऊन होता है, ऐसे लिख लो। चोकला भेड़ का ऊन सर्वाधिक उत्तम ऊन होता है। चोकला शीप, चोकला शीप्स ऊन, सॉरी वूल इज द, चोकला शीप्स वूल इज द बेस्ट वूल। चोकला से नाम भी चोखा, अच्छा है तो बोलते ना, असल में चोखी बात है। वैसे चोखा ऊन किससे बनता है? चोकला भेड़ से।
इससे दो चीज याद होगी, एक तो आपको भेड़ का पता चल गया कि चोकला नाम की भी एक भेड़ होती है। हमारे आगे देखेंगे ना लाइव स्टॉक जो आता है, इकोनॉमी के अंदर एक टॉपिक आता है लाइव स्टॉक, जिसके अंदर आप अलग अलग भेड़ बकरियां सीखेंगे। आपको मैं गडरिया बनाऊंगा, कभी मैं आपको ग्वाला बनाऊंगा, कभी क्या बनाऊंगा, तो उसमें अलग अलग नाम सिखाऊंगा। राठी नाम की गाय होती है भाई, ठीक है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये चोकला भेड़ इतनी नहीं है। राजस्थान के अंदर कौन सी भेड़ ज्यादा है, तो जैसलमेरी भेड़ है। लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी भेड़ का पाया जाता है। मैक्सिमम वूल इन राजस्थान, मैक्सिमम वूल इन राजस्थान इज ऑफ जैसलमेरी शीप। शीप का मतलब भेड़ होती है ना। देखो, चोकला भेड़ के आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, यह है भारत की मेरिनो कहलाती है भाई। मेरिनो नाम की भेड़ है, ये राजस्थान में या इंडिया में नहीं मिलती है। उसका वूल इतना ज्यादा फेमस है तो इसको भारत की मेरिनो कह दिया, चोकला भेड़ को कह दिया। क्या बात है भाई। फिर आगे लिखना वोस्टेड वूल मिल, हिंदी में भी वोर्स्टेड ही लिखेंगे, या फिर आप ना ऐसे शब्द हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख लिया करो। वोर्स्टेड वूल मिल, ये है एक तो लाडनू के अंदर। लाडनू कहां पड़ता है, नागौर में पड़ता है भाई। एक है चूरू के अंदर, दो जगह, ये भी लिख लो। फिर एक तो वूल कॉम्प्लेक्स है, वो भी लिखो। मैंने कॉम्प्लेक्स समझाया हुआ है आपको, जब मैं सोल्ट पढ़ा रहा था, झीलें पढ़ा रहा था, तब कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं ये बात बताई हुई है। याद करो, देखते हैं, क्योंकि आपके सारा का सारा अब तक का पढ़ाया हुआ फिंगर टिप्स पे है भाई, मुझे ऐसा लगता है ना। जितना भी पढ़ चुके हैं आप, वो तो सारा का सारा याद है। ये अजमेर वाली की दो जगह पे पड़ती है, एक तो गोहना नाम की जगह है, गहना नहीं है गोहना, और एक है नर्बद खेड़ा। ये दोनों के स्टार लगा लेना भाई, इसके भी स्टार लगा लो, इसके भी लगा लो। वैसे तो इसको पूरे के स्टार लगा लो। वूल कॉम्प्लेक्स जो है ये पूछा जाता है, इधर एक तो बीकानेर के अंदर है, एक ब्यावर के अंदर है, एक अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर कहां कहां है, गोहना और नर्बद खेड़ा। अगर ब्यावर जिला नहीं होता तो अजमेर के अंदर तीन जगह पे होता, ब्यावर, नर्बद खेड़ा और गोहना। समझ में आई क्या बात आपको। तो ये इतनी बातें हैं किसके बारे में, तीन हो गए भाई हमारे पास में। हमने अलग अलग इंडस्ट्री देख ली। हमने सबसे पहले कॉटन देखी, कॉटन के बाद में शुगर देखी, और शुगर के बाद में भेड़ों से बातें कर ली। अब चौथी हेडिंग लगाइए आप, डेयरी इंडस्ट्रीज। डी नंबर की हेडिंग रहेगी डेयरी इंडस्ट्रीज। या डेयरी उद्योग। इसका बेस क्या रहता है भाई, कच्चा माल थोड़ी बोलेंगे गायों को कि गाय कच्चा माल होती है। इसका बेस आधार क्या होती है, या तो गायें होंगी या फिर भैंस होगी। भाई देखो, दूध तो सभी प्रकार की माताएं देती हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं वो सारे दूध देते हैं। अब इसमें बकरी का दूध है ना, ऊंट का दूध, ऐसी चीजें ज्यादा नहीं लिखनी है, पर फिर भी एक ऊंट ऊंट और लिख लो, कैमल, ठीक है, इतना लिख लो आप। इसके बारे में देखो, एक चीज बताने से पहले मैं आपको समझाऊं कि राजस्थान के अंदर सरस दूध, सरस का कंपनी है। सरस कंपनी का आपने नाम सुना होगा, वो सरकारी कंपनी है भाई। सरकार अपनी अलग अलग डेयरी यूनिट्स निकाल रखी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की है। तो इसको हम तीन स्तर पे पढ़ेंगे, आप इसके बारे में लिखना। राजस्थान में डेयरी उद्योग के तीन स्तर हैं। राजस्थान में डेयरी उद्योग के तीन स्तर हैं। जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देयर आर 3 टीयर्स। टीयर है ना, आंसू मत लिखना, टीयर मतलब टीयर्स, ये स्पेलिंग है भाई। देयर आर 3 टीयर्स ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज। फिर ब्रैकेट में लिख लेना सरस। आपको ध्यान होना चाहिए, सरस का दूध जो पी रहे हो वो किसका है, सरकार का भाई। पहले स्तर पे आती है एपेक्स। एपेक्स स्तर या एपेक्स लेवल, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले भी। इस एपेक्स लेवल पे एक यूनिट बैठी है जिसको कहते हैं आरसीडीएफ। ऐसे समझो जैसे राजस्थान का एपेक्स कौन है,
प्रधानमंत्री सॉरी हमारे भजनलाल शर्मा जी हैं एक प्रकार से। तो डेयरी की केस के अंदर कौन सी ऐसी बोर्ड है या कंपनी है या फिर ऐसी यूनिट है या फिर संस्था है जो सबसे ऊपर आती है? राजस्थान के अंदर एक ही है, आरसीडीएफ। ये जो फोर्टिस हॉस्पिटल से जो पत्रिका गेट जो है उससे सामने फोर्टिस हॉस्पिटल है, उससे आगे महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, उसके जस्ट पास में थोड़ा सा इधर उधर आरसीडीएफ का वो है, संस्था बना रखी है। ऑन रोड है, आप जाते आते देख भी सकते हैं। इसको बोलते क्या है, पूरी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। अब देखो समझ में आ रहा होगा फेडरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये यूनियन है। अब मैं जब पूरा लिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। ये बनी कब थी? 1977 के अंदर बनी थी। जयपुर के अंदर है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? जयपुर के अंदर है। इससे नीचा जो स्तर होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखो एक बार तो आप लिखो फिर मैं आपको समझाऊंगा, नीचे से ऊपर चलेंगे वापस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है उसको बोलते हैं डीसीएमयू, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव। हिंदी वालों को भी ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, कोऑपरेटिव मिल्क। कहां? दुग्ध के पीछे जिला दुग्ध, जिला सहकारी दुग्ध यूनियन, कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन। ऐसी टोटल चॉइस है भाई। ठीक है, एक बार के लिए आप लिखो, मैं समझाता हूं भाई, आपको सारी बात समझा दूंगा। तीसरे नंबर पे आता है विलेज का लेवल। विलेज लेवल पे जो है उसको बोलते हैं पीसीएमएस। पीसीएमएस यानी कि प्राइमरी, प्राथमिक, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी, मिल्क यानी कि दुग्ध, सोसाइटीज। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं आप किसी गांव के अंदर रहते हैं, ठीक है, कोई भी आपका गांव है, राजाखेड़ा गांव से मान लेते हैं आप, वहां पे मान लेते हैं सरस की एक छोटी मोटी दुकान है। उसके अंदर आप पूछने जाओगे कि यार दूध कहां से आया, तो वो बोलेगा मेरे पास में तो दूध आया पीसीएमएस से। पीसीएमएस क्या है आपने पूछा, तो उसने बताया कि यार प्राइमरी कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी कहते हैं, ये यहीं पे ही है, मतलब गांव के आसपास है। 5-7 गांवों को ये क्या करती है, सरस का दूध सप्लाई करती है, और हम फिर उसको आगे भेज देते हैं आप लोगों को। ठीक है भाई, आपको इतनी गणित समझ में आई। फिर आप एक पीसीएमएस में गए जो राजा खेड़ा उधर के उस एरिया वाले के एरिया के अंदर क्या करते हैं, सरस का दूध प्रोवाइड कराते हैं। सरस का दूध, घी, जो भी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। बात समझ में आई। फिर आप एक पीसीएमएस में गए, वहां खड़े के बोले यार आपके पास में ये सरस का दूध कहां से आता है, तो उसने बोला कि यार है ना ऐसे चॉइस ऐसी यूनिट्स बन रखी है पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों के लिए। जैसे एक जो यूनिट है ना ये यहाँ पे धौलपुर के पास में पड़ती है, तो वहां पे चले जाओ, आप वहां पे पूछ लो, डीसीएमयू है वहां पे एक। तो आप वहां पे डीसीएमयू के अंदर गए तो उधर पूछा कि अच्छा आप जो है वो बहुत सारी पीसीएमएस को क्या करते हो, सरस का दूध प्रोवाइड कराते हो। अच्छा, लेकिन आपके पास में कहां से दूध आता है, तो बोलता है हमारे मालिक तो कौन है, आरसीडीएफ है, वो कंट्रोल करते हैं कि सरस का दूध हमारे पास कितना आएगा। और ऐसी ही मेरे अलावा 23 और डीसीएमयू है पूरे राजस्थान में, उनके पास कैसे आएगा। समझ में ही बात, कितना पैसा कितना आवंटित किया जाएगा, कितनी यूनिट्स अलॉट होगी। जैसे जयपुर के अंदर होती है ना अलग अलग सरस डेयरी के बूथ होते हैं भाई, छोटे छोटे दुकानें, नीली नीली दुकानें खुली रहती है। सुबह 4-5 बजे आप उन दुकानों का बेसब्री से खुलने का इंतजार करते हो कि ये खुल जाए तो यहां से नाश्ते के लिए कुछ खरीद लूं, ब्रेड खरीद लूं, दूध खरीद लूं, है ना। तो वो चीज है भाई। तो वैसी छोटी छोटी यूनिट्स जो होती है वो सरस वाली अलग अलग जगह पे होती है। तो आपको समझ में आया क्या है आरसीडीएफ, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, फिर विलेज लेवल पे के ऊपर क्या है। अब हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की डेयरी इंडस्ट्रीज कहां कहां पे कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या लगाएंगे आप, मेजर डेयरीज, मुख्य डेयरी। ठीक है, ये होती है डायरी और ये है डेयरीज। सबसे पहले ऐसे समझ लो, कैसे याद रखेंगे, पद्मा नाम की कोई महिला है,
वो दूध बेचती है भाई गांव के अंदर। तो ऐसे रट लेंगे कि राजस्थान की फर्स्ट डेयरी कौन सी है, पद्मा नाम से, 1938 के अंदर। और नाम से पता चल रहा है बूढ़ी औरत है भाई, 1938 के अंदर जन्मी थी और ये दूध बेचती है आज की तारीख में। अजमेर, अजमेर के अंदर है पद्मा नाम से डेयरी। दूसरी डेयरी का नाम लिखो उर्मूल। फुल फॉर्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उत्तरी राजस्थान मिल्क मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि ये सहकारी स्तर पे काम चल रहे हैं सारे के सारे, लिमिटेड। ये है बीकानेर के अंदर। देखो उत्तर की साइड में एक मिल्क यूनियन है राजस्थान की, वो किस में खोल दी, बीकानेर में खोल दी। वैसे पता ना नॉर्थ साइड में आता है बीकानेर राजस्थान की, ठीक है भाई। फिर एक का नाम दे दिया गंगमूल। गंगमूल की फुल फॉर्म क्या है, गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये हनुमानगढ़ के अंदर है। अगेन लोचा हो गया। देखो हमने गंगानगर गंगानगर की एक देखी थी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, जो कि गंगानगर के अंदर नहीं है, हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर हम एक और देख रहे हैं गंगानगर दुग्ध मिल, दुग्ध मिल नहीं, मिल्क यूनियन जो है ये कहां पे है, ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है। तो दो बार गंगानगर नाम आएगा, लेकिन दोनों ही कहां पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। कौन से हैं, एक तो सूती वस्त्र के लिए है और एक दूध के लिए। ऐसे समझ लेना कि ना आप शर्ट पहन के दूध लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपके शर्ट के ऊपर दूध गिर गया। आप गंगानगर के हैं, गंगानगर के अंदर शर्ट के ऊपर दूध गिर गया और वो हनुमानगढ़ के अंदर आपने सही करवाया। इस हिसाब से याद रख लेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा कि हाँ, गंगानगर से रिलेटेड जो जो कपड़े की चीज है, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग वाली बात है या फिर दूध वाली बात है, वो दोनों कहां पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ध्यान रख लोगे। फिर चौथे वाले का नाम है वरमूल। वो वर नहीं है जो मैट्रिमोनियल साइट्स में मिलता है, ये है वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है भाई। किधर भाई, जोधपुर में खोल लिया। देखो वेस्टर्न साइड के अंदर ही आता है जोधपुर राजस्थान के, वैसे एकदम वेस्ट के अंदर तो जैसलमेर है। फिर एक होता है मेट्रो सिटी। किसको कहते हैं भाई मेट्रो सिटी, वो सिटी जिसके अंदर मेट्रो चलती है उनको मेट्रो सिटी कहते हैं क्या ना। पहले तो आप लिखो, ये मेट्रो सिटी लिख दिया गया मैंने, मेट्रो डेयरी लिखना है यहां पे, सॉरी मेट्रो डेयरी। ये मेट्रो डेयरी है जयपुर के बस्सी गांव के अंदर। बस्सी गांव नाम सुने, वहां पे। और इसके अंदर लगभग 11 लाख लीटर क्या आ जाता है, दूध स्टोर कर सकते हैं। मिल्क स्टोरेज कैपेसिटी, अब देख लो आप, 11 लाख लीटर दूध आ जाता है सरस का इसके अंदर। किसके अंदर, मेट्रो डेयरी के अंदर, जो कि कहां पे है, जयपुर बस्सी के अंदर। देखो मेट्रो सिटी किसको कहते हैं, वे जगह जहां पे मेट्रो होती है उनको नहीं कहते। कोई भी ऐसी जगह जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है किसी भी सिटी के अंदर, तो ऐसी सिटी को क्या बोलते हैं, मेट्रो सिटी। ठीक है। छठे नंबर पे एक आती है केमल डेयरी। ओहो, ऊंट के दूध से भी दूध को स्टोर किया गया है, डेयरी बनाई गई है। फर्स्ट ऐसी डेयरी कहां बनी है, बीकानेर के अंदर बनी है भाई, 2009 के अंदर ही बन गई थी। सेकंड बना दी जैसलमेर के अंदर, पोखरण में भाई, 2021 के अंदर बनी है। इसके अलावा जो केमल का दूध जो है वो ज्यादातर राजस्थान में भी वेस्टर्न राजस्थान वाले लोग पीते हैं। इसकी मार्केटिंग करना जरूरी है, क्योंकि ऊंट के दूध के काफी फायदे होते हैं भाई, इम्यूनिटी काफी प्रोवाइड करवाता है। कई सारी बीमारियों के अंदर केमल का जो दूध होता है वो सजेस्ट भी किया जाता है। तो जयपुर के अंदर थोड़ा बहुत ये दूध अवेलेबल करवाया गया है ताकि लोगों को इजीली मिल जाए। उस जगह का नाम क्या है, नाम लिख लो, केमल मार्केटिंग
केमल मार्केटिंग नहीं, सॉरी, केमल मिल्क मार्केटिंग, मिल्क मार्केटिंग सेंटर, ये जयपुर के अंदर है भाई। और उसके अंदर 21,000 लीटर लगभग ऊंट का दूध, ताजा दूध स्टोर किया जाता है। एक छोटी सी लाइन और लिख लो, एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। ये बाढ़ से रिलेटेड नहीं है, इसके बारे में लिखना, यह दूध से संबंधित अभियान था। इट वॉज रिलेटेड टू मिल्क, दिस ऑपरेशन वॉज रिलेटेड टू मिल्क, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब हम ई देख लेते हैं, एक और प्रकार की इंडस्ट्री, ये है वेजिटेबल घी एंड मस्टर्ड ऑयल इंडस्ट्री। लिखना इसके बारे में, वनस्पति घी तथा सरसों उद्योग। वनस्पति घी तथा सरसों उद्योग क्या होता है भाई? वनस्पति घी, पेड़ों से घी निकलता है क्या? है कि आपने पेड़ को तोड़ दिया और उसमें से घी निकल गया और आप घर पे लेके आ गए? ना, पेड़ों से तेल जरूर निकलता है, वनस्पति तेल। अब उस वनस्पति तेल के साथ में क्या किया जाता है? चलो आपको डालडा घी बनाना सिखाता हूं। इसको बोलते हैं, जैसे डालडा घी जो होता है ना, देसी घी जो होता है जानवरों से प्राप्त होता है, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनसे जो प्राप्त होने वाले घी होते हैं, शुद्ध घी, जो रियल सेंस में घी कहलाते हैं, वो होते हैं गायों से प्राप्त या जानवरों से प्राप्त होते हैं। प्लांट से जो आप घी बना लेते हो वो रियल में घी है भी नहीं। बनता कैसे देखते हैं। वनस्पति तेल एक प्रकार से असंतृप्त कार्बनों से बना हुआ है। समझते क्या? संतृप्त, असंतृप्त, चलो वो छोड़ो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। वनस्पति तेल के साथ में हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, H2 गैस, और इसको हाई प्रेशर के अंदर, आपने लिख लिया होगा ना, ये हाई प्रेशर के अंदर इसको केमिकल रिएक्शन चलाई जाती है। इतना गर्म किया जाता है, भयंकर टेम्परेचर दिया जाता है, बहुत सारा तापमान दिया जाता है। इससे एक प्रोसेस हो जाती है हाइड्रोजिनेशन। आपने देखा होगा CHH, इसको बोलते हैं असंतृप्त अणु, बोल दो या कुछ भी बोल दो। लेकिन अगर इसमें से ये एक बंद तोड़ दिया जाए, टेम्परेचर की वजह से टूट जाता है ये बंद, और टूटने की वजह से, और हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, तो ये बन गई अब एक संतृप्त प्रकार की एक अणु बन गया। ऐसे ही वनस्पति तेल जो होता है, वनस्पति जो होता है, मतलब तेल जो होता है, तेल जमता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर असंतृप्त कार्बन होते हैं बहुत सारे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध, त्रिबंध, ऐसे करके कुछ तो होता है ऐसे केमिस्ट्री में। उस वजह से वह चीज जमती नहीं है। आपने देखा है नारियल तेल बहुत आसानी से जम जाता है, लेकिन सरसों का तेल नहीं जमता। और हमारे शरीर के लिए बढ़िया है भी कौन सा? असंतृप्त तेल जो होता है वो सही रहता है, संतृप्त वाला जमता है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजिनेशन से क्या हो जाता है, ये वनस्पति तेल जो होता है इसके अंदर जो कार्बनों के अंदर असंतृप्तता होती है, अनसेचुरेशन जो होता है, वो सेचुरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, सेचुरेटेड बन जाते हैं। तो जो फैटी एसिड्स अनसेचुरेटेड होते थे वो अब उच्च तापमान की वजह से और हाइड्रोजिनेशन की वजह से क्या बन गए हैं? सेचुरेटेड बन गए हैं। और बधाई हो आपको, आपके पास में घी प्राप्त हो चुका है। ये घी जो होता है खाने के लिए काम में लिया जाता है, और ये इतना भयंकर अनहेल्दी चीज होती है जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, हमें ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए जो बाजार के अंदर मिलती है। समोसे हो गए, कचौरियां हो गई, भर भर के लोग खाते हैं। ऐसी चीजें क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्योंकि जो हलवाई है, जो आपके सभी गांव के अंदर होता है ना, किसी के अंदर गोपाल नाम का हलवाई फेमस है, किसी के अंदर कोई और कालू हलवाई, कोई पता नहीं अजीब अजीब हलवाई होते हैं ना, शेरार, भालूर, पता नहीं क्या क्या होते हैं। वो लोग पता क्या करते हैं, एक तेल का डब्बा खरीदते हैं, एक या दो, तीन, चार, जितने भी होते हैं, उसके अंदर तेल डालते हैं। उस तेल को तब तक यूज करते हैं, जैसे इतना पूरी कढ़ाई भर के तेल है उनके पास में, इसका तेल जब तक पैंदे में बैठ के एकदम काला और खराब नहीं पड़ जाएगा ना, जब तक छोड़ते नहीं इस तेल को, और बार 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 गर्म कर रहे हो। और इन्वायरमेंट के अंदर भी तो हाइड्रोजन गैस होती है, या और फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन प्राप्त हो ही सकता है आराम से। तो वो जो तेल होता है वो
बहुत सूक्ष्म मात्रा के अंदर वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन चुका होता है, और वो खाने की वजह से क्या होता है, वो आपकी आर्टरीज वगैरह में जमता है। जमने से आपके हृदय का संचार जो होता है, वो बोलते हैं ना हृदय का पंप करना, वो रुक जाता है, और हार्ट अटैक से इंसानों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये समोसे या फिर ये कचौरी। आजकल तो देखो इनका ट्रेंड जा चुका है धीरे धीरे, वेस्टर्न जंक फूड्स ज्यादा खाने लग गए हैं लोग। बट फिर भी मैंने देखा है नाश्ते के तौर पे पढ़ने वाले अक्सर या ऑफिस जाने वाले अक्सर, इनको नाश्ता यही दिखता है भाई। तो ये क्या करते हैं नाश्ते के अंदर, खुद का नाश करते हैं भाई। आप भी करते हो क्या? वेजिटेबल ऑयल एंड सॉरी वेजिटेबल घी है ना, ऑयल से हमें मतलब नहीं है। मस्टर्ड ऑयल हमारी हेडिंग थी। चलो भाई जो भी हेडिंग है पढ़ेंगे। वेजिटेबल घी की सबसे पहली इंडस्ट्री कहां खुली है, तो वो खुली है भीलवाड़ा के अंदर 1964। इसको ऐसे याद रख लो कि आपकी भीलवाड़ा के अंदर मौसी रहती है एक, या मौसी रहती है, बुआ रहती है, कोई भी रहती है, वो आपके लिए मिठाई लेके आई, आप बड़े चाव से मिठाई खाई और खाते ही आपके मुंह के अंदर चिपक गई वो मिठाई, क्योंकि वो थी डालडा घी से बनी हुई, वनस्पति घी से बनी हुई। तो आपने अपनी मौसी को, बुआ को ठंडी चाय पिला दी गुस्से में आके, ठीक है। तो बस मेरा रटवाना ये कि भीलवाड़ा की मौसी ने आपको क्या कर दिया, वनस्पति घी की मिठाई लाके दे दी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि वेजिटेबल घी की सबसे पहली इंडस्ट्री किधर है, भीलवाड़ा के अंदर, और 1964 आपकी बुआ के बर्थडे के लिए। देखो राजस्थान के अंदर वनस्पति घी सबसे ज्यादा कहां बनता है, जयपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर सरसों का तेल सबसे ज्यादा कहां पे उत्पादित होता है, जयपुर के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज्यादा सरसों के खेत कहां है, या सरसों जमीन के अंदर सबसे ज्यादा कहां उगता है, उससे मतलब नहीं है। सरसों का तेल बनकर तैयार सबसे ज्यादा कहां होता है, जयपुर के अंदर होता है। एक लाइन लिखना, जयपुर में सर्वाधिक सर्वाधिक वनस्पति घी व जयपुर में सर्वाधिक वनस्पति घी व सरसों का तेल उत्पादित होता है। लिखा आपने। अब कुछ एक ब्रांड है जो सरसों के लिए है, लिखना सरसों के बारे में, सरसों का तेल। इसके कुछ ब्रांड्स हैं जो काफी फेमस है। एक है इंजन मार्का का तेल है, जिसको बोलते हैं कच्ची घानी। नाम सुना होगा आपने, ये ब्रांड है भाई, कच्ची घानी का तेल। ये बनता है भरतपुर के अंदर। इसके अलावा जितने भी है लगभग किधर है, जयपुर में, क्योंकि मैंने क्या बोला, जयपुर में सबसे ज्यादा सरसों का तेल उत्पादित होता है। दूसरा कौन सा है, चंबल। ये चंबल में नहीं है, जयपुर में है। वीर बालक, ये भी जयपुर में ही है। तीसरा है नेताजी, ये भी जयपुर में। तो ये तीनों के तीनों जयपुर के अंदर है। एक लिख लो मेहता वेजिटेबल घी लिमिटेड, ये है चित्तौड़ के अंदर। केसरी वनस्पति घी, ये है निवाई टोंक के अंदर। समझ में आई कि आपको मेरी बात में क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आपको। ये हुआ पूरा आपका ई वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं वेजिटेबल घी और मस्टर्ड ऑयल वाला। अब ई के बाद में क्या आता है स्पेलिंग के अंदर, एफ आना चाहिए, ठीक है भाई। एफ से आपको फ्री कर दूं या फिर और पढ़ें आगे, और पढ़ते हैं भाई। ऑलिव इंडस्ट्रीज। ऑलिव क्या होता है, ऑलिव एक बेहतर क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेसमेंट है। जो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं है भाई। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी काफी ज्यादा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और इजीली सेचुरेट हो सकते हो। ऐसा तेल होता है जो गर्म करने से जल्दी से सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर बदल जाता है, और आपके हार्ट के लिए या आर्टरीज के लिए काफी नुकसानदेह चीज है।
तो ऑलिव उसका एक बढ़िया अल्टरनेट होता है। वैसे सरसों का तेल भी काफी अच्छा रहता है कुछ हद तक। उसकी अलग अलग चीजें हम देखेंगे। एक होती है ऑयल रिफाइनरी, ऑलिव ऑयल रिफाइनरी, हिंदी वालों को भी रिफाइनरी लिखना पड़ेगा। होती क्या है वो जरूर समझा दूंगा, कहां है पहले वो लिख लो। लूणकरण सर, ये पड़ता है बीकानेर के अंदर। देखो भाई, रिफाइनरी किसको कहते हैं समझना मेरी बात को। मान लेते हैं कि आपने तेल लिया, तेल के अंदर कुछ अशुद्धियां मिक्स कर दी, अब उस अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं, आप प्योर तेल बना रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं रिफाइनरी। रिफाइन कर रहे हैं आप उस तेल को। तो ऑलिव ऑयल रिफाइन कहां पे होता है? लूणकरण सर के अंदर एक जगह है, वहां पे होता है। ठीक है, लूणकरण सर खुद बीकानेर के अंदर पड़ता है। इसके अलावा ऑलिव की प्लांटिंग भी होती है जिसको बोलते हैं ऑलिव टी प्लांटिंग। तो ऑलिव टी प्लांटिंग किधर होती है? जयपुर बस्सी के अंदर। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव, ऑलिव का उत्कृष्टता केंद्र सॉरी, ये भी जयपुर बस्सी के अंदर है। क्या बोलेंगे? उत्कृष्टता केंद्र। क्या होता है उत्कृष्टता केंद्र? मान लेते हैं सोजत की मेहंदी फेमस है, राजस्थान में सोजत की मेहंदी फेमस है, सोजत पाली। उसके अलावा और कहीं भी मेहंदी बनती होगी, लेकिन एक्सीलेंट प्रकार की मेहंदी, उत्कृष्ट मेहंदी किधर बनती है? सोजत के अंदर बनती है। तो सरकार ने क्या सोचा कि सोजत के अंदर क्या कर देते हैं हम, मेहंदी का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल देते हैं। मतलब एक प्रकार से कंपनी समझ लो, या कोई कार्यालय खोल दिया, या कोई कारखाना खोल दिया जो सरकार का है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वहां पे मेहंदी प्रोसेस भी होती है, बनती भी है, सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, कई सारी चीजें होती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके जो बिल्डिंग होती है उसमें, बात समझ में, ये बिल्डिंग है, ये रिफाइनरी भी एक प्रकार की बिल्डिंग है, टी प्लांट वाले भी जो एक प्रकार का खेत एरिया है, ये भी एक 4 दीवारी की बिल्डिंग ही है। समझो बात को, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्डिंगें पढ़ा रहा हूँ। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग है जिनमें अलग अलग काम होते हैं। कारखाने नहीं देखे हुए क्या यार आपके? हटू क्या? लिख लो ये सारे नाम। अब ऐसे ही कुछ और उद्योग लिख लेते हैं भाई, थोड़ा सा ही तो हुआ अभी, 1 घंटे 22 मिनट में क्या जाता है जी। बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है भाई? डीजल क्या होता है आपको पता ना? डीजल, डीजल का उपयोग हम इंजन के अंदर करते हैं जिससे इंजन चलता है, मशीन चलती है। और अगर बायो प्रोडक्ट से डीजल बन जाए, वो क्या कहलाएगा? बायोडीजल कहलाएगा। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। रॉ मटेरियल से समझ में आएगा आपको बात। कुछ अनोखा नहीं पढ़ाया मैंने, खाली इंडस्ट्रीज पढ़ाई है, अलग अलग नाम पढ़ाए हैं उनके। एक तो होता है जेट्रोफा, जिसको हिंदी में बोलते हैं रतन जोत। रतन जोत का तेल तो वैसे भी अच्छा रहता है। और एक होता है करंज। इन दो पादपों से कुछ हद तक इनको मिक्स करके बायोडीजल बनाया जाता है, काम में लिया जाता है, काफी प्रोसेसिंग होती है तब जाके बायोडीजल बनता है। इनका प्लांट किधर है? प्लांट मतलब उगने वाला प्लांट नहीं, कहां पे प्लांट्स है? जैसे सूरतगढ़ जो थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे कोई पेड़ पौधे थोड़ी उग रखे हैं, वहां पे वो बिजली बनाते हैं। उस चीज को जहां पे निर्माण होता है, उस चीज को इन जनरल प्लांट कह देते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे ये जो बायोडीजल बनता है जहां पे, उस जगह को प्लांट बोल दे रहे हैं। तो प्लांट कहां पे इसका? वो है जामरकोटड़ा के अंदर। उदयपुर के अंदर पड़ती है जगह। रिफाइंड कहां पे होता है ये तेल? रिफाइनरी में होता है। ये रिफाइनरी कहां पे है? ये है कल्लड़वास के अंदर। ठीक है, समझ में है क्या आपको बात? ये चीज पढ़ी है हमने बायोडीजल के बारे में। अब इसके बाद में ये तो एक हमारा बहुत बड़ा पोर्शन पूरा हुआ किस चीज का? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। देखो यही पढ़ा है क्या?
कॉटन इंडस्ट्री पढ़ ली, शुगर इंडस्ट्री पढ़ ली, वूल पढ़ ली, डेयरी पढ़ ली, वेजिटेबल घी पढ़ ली, ऑलिव ऑयल वाली पढ़ ली, और फिर उसके साथ साथ में आपने बायोडीजल वाली भी पढ़ ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, दूसरे प्रकार के, जैसे ये एग्रो बेस्ड वाली चीज पढ़ी है ना, अब हम देख लेते हैं दूसरी चीज जिसको बोलते हैं मिनरल बेस्ड, खनिज आधारित। तो आप बी हेडिंग लगाना प्लीज, बी, कैपिटल बी में लिखना आप, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक में आता है इंडस्ट्री वाला, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्रीज के नाम ही तो है, बस याद करने हो तो क्या ही। देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम कुछ एक जो पढ़ेंगे वो क्या है, पहले ए लगा के लिखते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज। राजस्थान के अंदर सीमेंट बहुत ज्यादा बनती है, इंडस्ट्रीज। बी पे लिखेंगे ग्लास इंडस्ट्रीज, मैं प्रूव करूंगा आपको क्यों ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आ रहा है, इंडस्ट्रीज। सी छोटा सी है ये सॉल्ट इंडस्ट्रीज, पूरा लिख लेना आप भी। ग्रेनाइट एंड मार्बल इंडस्ट्रीज, पूरा लिखना भाई, आलसी मत बनना मेरी तरह। माइका इंडस्ट्रीज, या जिसको कहते हैं अब्रक, अब्रक उद्योग। देखो मिनरल यानी कि जो जमीन से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं मिनरल। क्या होते हैं पूरा डिटेल में हम जस्ट नेक्स्ट एक, या मतलब अभी ये क्लास और लगेगी इंडस्ट्रीज के लिए, उसके आगे वाली क्लास से हम क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, जिसको 2 या 3 क्लास में पूरा कर लेंगे हम। मिनरल्स क्या होते हैं वो तब बता दूंगा पूरा डिटेल में, लेकिन खनिज एक तरीके से आपको पता ही है। सीमेंट किससे बनती है, सिलिका, लाइमस्टोन, जिप्सम, इन सबसे मिलके ये सीमेंट बनती है। ग्लास किससे बनता है कांच वगैरह, ये भी सिलिका, शोरार, ये सारी चीजें मिलकर बनाती है। सोल्ट खुद एक प्रकार में लवण है, एक प्रकार का खनिज है, Na2SO4, NaCl कुछ भी हो गया, या ग्रेनाइट या फिर मार्बल, ये भी तो जमीन के अंदर मिलता है मिनरल की फॉर्म में ही। अब्रक खुद एक मिनरल है, तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। एक कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं, इतना सुसंगठित वे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाना सीमेंट इंडस्ट्रीज। ए लिखेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, देखते हैं, चलिए इसके अंदर आप सबसे पहली लाइन लिखिए, राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आता है। गजब, हम इतनी सीमेंट बनाते भाई। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम आता है। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस सीमेंट, टू प्रोड्यूस सीमेंट। चलिए भाई, अच्छी बात है। इसके लिए जो कच्चा माल लगता है वो लिख लीजिए, क्या लगता है कच्चा माल, बताता हूं। ठीक है, कच्चा माल एक तो लगता है सिलिका, एक प्रकार से मिट्टी समझ लीजिए आप, मिट्टी की सिलिका फॉर्म। एक लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, हिंदी में चूना पत्थर लिख लेंगे इसको। और एक होता है जिप्सम, जिप्सम को जिप्सम लिखना पड़ेगा, एक सेकंड ना भाई। ठीक है, ये हो गया कच्चा माल। अब राजस्थान के अंदर कौन सी ऐसी फर्स्ट फैक्ट्री है जो सीमेंट की खुली थी, तो लिखना राजस्थान फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री। फैक्ट्रियों पे आ गए हम, फैक्ट्रियों में लेके चला गया हूं आपको। पहली सीमेंट फैक्ट्री है, उसका नाम क्या है, ACC। फुल फॉर्म लिखनी होगी आपको इसकी, एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री, सॉरी सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, ये पड़ता है लाखेरी बूंदी के अंदर, लाखेरी नाम का गांव है, बूंदी के अंदर पड़ता है, तो लाखेरी बूंदी के अंदर ये पड़ता है। इसकी स्थापना बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, स्थापना इसकी होती है 1915 के अंदर। किसने करी थी स्थापना, चलो स्थापना छोड़िए, सॉरी एक बार फिर से लिखेंगे, स्थापना और 1915 ऐसे करना थोड़ा सही रहता है। इसके अंदर सीमेंट बनना कब स्टार्ट हुआ था, 2 साल बाद में। उत्पादन या प्रोडक्शन
1917 से। देखो ये खोल के किसने दी थी, कॉर्पोरेशन किसका है, सहयोग वाला कॉर्पोरेशन है ये कॉर्पोरेशन था एक इंस्टीट्यूट का जिसका नाम है क्लिक निक्सन। इसके कॉर्पोरेशन से साहू जैन नाम के आदमी ने खोली थी। वर्तमान में ये किसके हाथ में है, अडानी ग्रुप्स के हाथ में है। ठीक है, ये वाली बात लिखो आप एक बार के लिए, जो जो लिख रखा है। हाँ तो भाई हम क्या देख रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज देख रहे हैं, जिसमें से कच्चा माल क्या लगता है, सिलिका, लाइमस्टोन, जिप्सम लगता है। राजस्थान फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ये फैक्ट्री लिख रखा है ना, यहाँ पे कंपनी आएगा भाई, सॉरी कंपनी। ठीक है, लाखेरी बूंदी के अंदर है। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1915 के अंदर। और 1917 के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर प्रोडक्शन पहली बार स्टार्ट हुआ। और इस कंपनी का मालिक कौन है, साहू जैन, जिसने क्लिक निक्सन की सहायता से इस कंपनी को खोला, मतलब फैक्ट्री को खोला। और एट प्रेजेंट इस कंपनी या फैक्ट्री को कौन चला रहा है, अडानी ग्रुप चला रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक और लिख लो, अब लिखेंगे मेजर सीमेंट फैक्ट्रीज। पहले ये लिख लो ना, छोड़ो, मेजर सीमेंट फैक्ट्रीज। उसमें सबसे पहले कौन सी लिखेंगे हम, व्हाइट सीमेंट फैक्ट्रीज। सफेद कलर की भी सीमेंट होती है, आपको पता है ना, जितनी भी है वो लिख लेते हैं राजस्थान के अंदर। ये है जेके व्हाइट, जो आप सुनते हो ना एड के अंदर आते रहता है, राजस्थान में है भाई ये सारी चीजें। जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री पूरा लिखेंगे आप, पूरा लिखेंगे अपने नोट्स के लिए। खुद तो ईमानदार बनना भाई, है ना, मैंने लिख दिया वैसे आप लिख लो, कल को क्या पता, आलसी नहीं बनना भाई। इसका नाम है नागौर, सॉरी ये कहां पे है, नागौर के गोटन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोटन नागौर के अंदर खुली थी, 1984 के अंदर खुल गई थी। इसके बारे में एक लाइन लिखना, यह राजस्थान या भारत की, राजस्थान ऑब्लिक भारत की सबसे पहली सफेद सीमेंट की फैक्ट्री है। इट इज राजस्थान ऑब्लिक इंडियाज, इट इज राजस्थान ऑब्लिक इंडियाज फर्स्ट व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री। समझ में आई बात आपको, क्यों नहीं आएगी, आप तो इंटेलिजेंट लोग हो भाई। एक और जेके व्हाइट सीमेंट है, पर ये वाली है खारिया खंगार के अंदर। नागौर गोटन वाली तो सबसे पहली है, खारिया खंगार में भी खुली है एक अलग से, खारिया खंगार, ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये दो एक सीमेंट फैक्ट्रीज जो है, ये किस चीज की है, ये व्हाइट सीमेंट फैक्ट्रीज है। ठीक है, एक सेकंड रुकना भैया। हाँ भाई, आपने जो सेकंड वाला लिखा है ना, जेके व्हाइट सीमेंट वाला, इसमें खारिया खंगार नहीं आएगा, इसमें आएगा मांगरोल, मांगरोल चित्तौड़, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो आएगा ना, वो बिरला व्हाइट सीमेंट थी, जिसके अंदर में हमने लिख लिया था बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री। इसके अंदर आपका नाम आएगा खारिया खंगार, खारिया खंगार जोधपुर वाला। ठीक है, ये कुछ एक क्या है, व्हाइट सीमेंट फैक्ट्रीज है। अब आप अदर सीमेंट फैक्ट्रीज लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, जैसे व्हाइट सीमेंट लिखा ना वैसे अदर सी एफ या फिर अदर सीमेंट फैक्ट्रीज पूरा लिखना प्लीज। इसके अंदर हम सब लिख लेंगे। एक आप लिखो सबसे पहले त्रिशूल छाप सीमेंट फैक्ट्री, आज की तारीख में ये बंद है, लेकिन थी इंपॉर्टेंट, पुरानी है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। ठीक है,
बी नंबर पे आप लिख लीजिए एसीसी वाली, कहां पे है ये, लाखेरी बूंदी के अंदर, फिर से लिख लो। सी वाली कहां पे है, श्री राम कोटा, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री कहां पड़ेगी, कोटा में। ये नॉर्मल सीमेंट जो आप देखते हो वो वाली सीमेंट की फैक्ट्री है सारी। डी पे आप लिख लो मंगलम, श्री राम के बाद में मंगलम आ गया। पीएफ ये है मोडक कोटा के अंदर, मोडक कोटा। फिर जेके वाले वाइट ही बनाएंगे क्या, और भी तो बना सकते हैं ना बेचारे। एक लिख लो जेके सीमेंट फैक्ट्री, बस। जेके वाइट सीमेंट नहीं, जेके सीमेंट फैक्ट्री। ये पड़ती है चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। चित्तौड़ में भी निम्बाहेड़ा लिखना प्लीज, निम्बाहेड़ा चित्तौड़। जब मैंने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी तब मैंने निम्बाहेड़ा को टोंक के अंदर बताया था, ध्यान है क्या, क्योंकि टोंक रियासत के अंडर में आता था और वहां के लोगों ने क्या नीमच वाले रिबेल्स का वेलकम किया था क्या, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने। चलो भाई, पढ़ा तो है ही आपने भी, हमने अब तक पढ़ रखा है वो तो। फिर उसके बाद में ई के बाद में आप एफ लिखेंगे, एफ करके आप क्या लिख सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री। ये सारे राजस्थान में ही है भाई, क्योंकि तभी तो मैंने लिखा है ना राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट बनती है। ये भी चित्तौड़ में, और राजस्थान में भी चित्तौड़ में सबसे ज्यादा बनती है, वो लिखवा दूंगा मैं आपको। जी पे आप लिखना चेतक, चेतक सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़, ठीक है भाई। ई एफ जी एच, एच पे आप लिखेंगे लाफार्ज, हिंदी में भी लाफार्ज होता है, इंग्लिश में भी लाफार्ज। सी एफ ये किधर है, चित्तौड़ में। देख लो चित्तौड़ में कितने नाम आ रहे हैं। लाफार्ज के बाद में वंडर सीमेंट, नाम सुना ना, वंडर सीमेंट चित्तौड़। अब एक ना छोटी सी यहां यहीं पे लिख लो, ऊपर ही, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपने अदर सीमेंट फैक्ट्री लिखा ना, यहां लिखना राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़ में होता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ना। चित्तौड़गढ़ के अंदर क्यों होता है, क्योंकि वहां के नीचे की जो जमीनें हैं वहां पे काफी सारा चूना पत्थर मिलता है, और उस चूना पत्थर से हम क्या बनाते हैं, देखा था ना कच्चे माल के अंदर सिलिका तो कहीं भी मिल जाएगी, चूना पत्थर और जिप्सम इंपॉर्टेंट है। तो चूना पत्थर सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां मिल जाता है उनको, चित्तौड़गढ़ के अंदर मिल जाता है उस प्रकार का, जिससे सीमेंट बन सकती है। और फिर क्या बना लेते हैं, सीमेंट बना लेते। चित्तौड़ इज द, चित्तौड़ इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग, लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये बात होगी। आई के बाद में क्या आता है, जे। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भाई। बिनानी सीमेंट, ये कहां पे है, पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर, पिंडवाड़ा सिरोही। जे के बाद में क्या आता है, क्या आता है क्या, इसका नाम भी है जेके लक्ष्मी। ये बनास सिरोही के अंदर है भाई, ठीक है। के बाद में आ जाता है एल, एल से लिखो अंबुजा सीमेंट, टूटेगी नहीं भाई। अंबुजा सीमेंट लिखा। ये दो जगह पे है भाई, एक तो है ये राबड़ी आवास पाली के अंदर, राबड़ी, इसके अगर यावास लगा रखा है तो राबड़ी आवास पढ़ रहे हैं हम, वरना राबड़ी यावास पढ़ो ना, राबड़ी आवास पाली। पीते हो क्या राबड़ी, मारवाड़, उसको पीने के बाद में जो नींद आती है, मैंने बस ऐसा सुना है, कभी फील नहीं कर पाया मैं, क्योंकि इतनी ज्यादा राबड़ी हमारे बनती नहीं है, पहली चीज तो ये। और मैं बनने के बाद में भी ऐसे नहीं पीता हूँ भाई, जैसे राजस्थानी लोग पीते हैं ना राबड़ी भयंकर तरीके से। तो नींद आती है क्या, मैंने बहुत से लोगों से सुना है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई सही बोल रहे होंगे, इतने लोग गलत थोड़ी बोलेंगे मिलके। एल के बाद में क्या आएगा, एम, एम के ऊपर लिख लो बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
वो एक अंग्रेज सा आता ना एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ये बांगड़ सीमेंट भी कहाँ है पाली के अंदर भाई। ठीक है भाई, और लिखाऊंगा LMN, पूरी ABCD करा दो आज। ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री, ये है कोटपुतली बहर रोड के अंदर। ठीक है भाई, एन के बाद में क्या है, LMNO, अंदर वाला लेटर क्या है, NO, श्री सीमेंट लिमिटेड, ऐसे लिखो आप। ये लिख लो सबसे पहले तो, ये है कहां पे, ब्यावर के अंदर, ये मेन है। इसके अंडर में अलग अलग आते हैं, वो लिखना आप, लिखना श्री सीमेंट फैक्ट्री LTD, लिखने के बाद में लिखना इसके अंतर्गत 3 ब्रांड आते हैं, ब्रांड 3 ब्रांड्स कम अंडर इट, एक तो आता है श्री सीमेंट, एक आता है बांगड़ सीमेंट, तो जो आपकी बांगड़ सीमेंट है ना वो BC के अंडर में आती है। एक सीमेंट का ब्रांड है रॉक स्ट्रॉन्ग। ये 3 ब्रांड की सीमेंट कौन बनाता है, श्री सीमेंट वाले बनाते हैं, और ये ब्यावर के अंदर है। और इसके अलावा इनके और केंद्र कहां कहां पे वो भी लिख लो, झुंझुनू के अंदर है एक तो, और किधर है आपके गंगानगर के अंदर। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे इतना डिटेल में, बाकी बस ध्यान होना चाहिए श्री सीमेंट जो कहां पे है, ब्यावर के अंदर है, ब्यावर झुंझुनू गंगानगर, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ओ के बाद में क्या आता है, पी आता है क्या, एक सेकेंड, पी से क्या आएगा, प्लीज और मत पढ़ाओ, सही बात है क्या ये? चलो भाई सही बात है, ये इतना ही पढ़ेंगे आज, इतना सही पढ़ पाएंगे आज, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी बातें किस किस की है, चलो बिना देखे बिना बोलने की ट्राई करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखनी स्टार्ट करी थी, उसके अंदर हमने कॉटन देख लिया, शुगर देख लिया, है ना, डेयरी देख लिया, वेजिटेबल घी वाली चीजें की बातें हमने कर ली, ऑलिव की बात कर ली, बायोडीजल की बात हमने कर ली। फिर उसके बाद में हम मिनरल्स के ऊपर उतरे थे, मिनरल्स के ऊपर हमने सीमेंट वाला पढ़ा, इतने में आपने बोल दिया प्लीज और मत पढ़ा। भाई क्या कर सकते हैं, आपकी बात भी माननी पड़ेगी, क्या हो गया इसके। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए ढंग से बढ़िया से। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई बताना, है पढ़ रहे हो क्या, राजस्थान हिस्ट्री समझ में आ रही है, राजस्थान जियोग्राफी समझ में आ रही है क्या, और आर्ट एंड कल्चर कैसी लग रही है, जिस भी तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास डालते हैं इसकी, अभी हिस्ट्री वाली क्लास डालते हैं और एक ये आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास डालते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना, धन्यवाद।